हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल। तो हमने बेसिक मैथ, वेक्टर, 1D 2D, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, आधा 50% से 60% 11th का सेक्शन एकदम सीक्वेंस में बेसिक से एडवांस तक क्वेश्चन प्रैक्टिस और 100% थ्योरी के साथ कवर कर लिया। बेटा इसमें समय लगता है। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि एग्जैक्टली लगभग 1 महीने हो गए हैं, आप में क्या डिफरेंस है? आप में क्वेश्चन सॉल्व करने की एटीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं? तुम 1 महीने में कुछ सीखे कि नहीं सीखे? अगर तुम्हारे में कुछ चेंज आया है तो जरूर कमेंट में बताओ। समय लगता है चीजों को चेंज करने में, समय लगता है। आप रातों रात वन शॉट लेके आप सब्जेक्ट नहीं सीख सकते हैं। आप समझिए इस बात को। तो 10 दिन में नीट नहीं निकलता भाई, फिर भी तुम बहुत सही समय पे तैयारी कर शुरू कर दिए थे। तो अभी भी शुरू करेंगे तो बहुत लेट है। तो समय लगता है कंसेप्ट सीखने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, अपने हाथों से क्वेश्चन को निकालने में थोड़ा सा समय लगता है। और वो समय तुमने दिया है, अभी भी लगे रहो। थोड़ा सा मेहनत और लगेगी, तुम्हारा बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, बहुत बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। हमने एकदम डिटेलिंग में, सीक्वेंस में सारी चैप्टर को, सारी थ्योरी को कवर किया है और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत सारी करी है। मतलब इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है कि वो तुम करके चले जाओ, नीट में तुमको मेजोरिटी क्वेश्चन वहीं से दिखेंगे, क्योंकि हमने एकदम नीट रिलेवेंट, नीट ओरिएंटेड और सीक्वेंस में चीजों को कवर किया है। 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस, तुम रिवीजन सिर्फ पीडीएफ जितना मैंने पढ़ा है ना उतना कर लो, तुम्हारा सफिशिएंट हो जाएगा। ये तुम वो करने के बाद जेई मेन और नीट के पीवाईक्यू सॉल्व करके वेरीफाई कर सकते हो इस चीज को। लेकिन फिर भी एग्जाम में आप क्वेश्चन कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस और करें। तो हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क स्लाइड का कंसेप्ट शुरू किया था, रिवीजन के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो होमवर्क स्लाइड पहले दिन मैंने रोटेशन के पहले से 5 लेक्चर रिवाइज करा दिए, आपने किए होंगे। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन थ्योरी रिवीजन, एक दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ साथ में ये भी सिलेबस आगे चल रहा है। आज हम क्या करेंगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करेंगे? तो मिस्टर फिजिक्स के मैं पीडीएफ आपके बैच में अपलोड कराऊंगा, ठीक है? बैच में अपलोड करा दूंगा मिस्टर फिजिक्स का पीडीएफ। ये रहे पीडीएफ, मतलब क्वेश्चन मैंने मार्क किए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपको करने हैं बस। तो सारे क्यों नहीं करने? अरे भाई यही क्वेश्चन नंबर 40-50 हो गया। आज जो तुम पढ़ोगे उसमें तुम 40 क्वेश्चन अलग से करोगे। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई। एम इतना करो, एक दिन में इतना करो कि तुम करते रहो उसको 2 महीने तक, तभी सिलेक्शन होगा। एक दिन में सब कुछ करने से नहीं होगा। और मैंने ये क्वेश्चन नंबर लिखे हैं तो कुछ सोच समझ के ही लिखे होंगे, रैंडम नहीं लिखे। रैंडम नहीं लिखे क्वेश्चन नंबर, तो बहुत सोच समझ के मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिया है। आप ये करिए। एक एक्स्ट्रा सीट और अपलोड कराऊंगा, जिसके पास समय बचे वो करना, वरना छोड़ देना। सर संघर्ष असाइनमेंट में अपलोड करा रहा हूं, आप चाहो तो और करा दूंगा, लेकिन बात मानिए मेरा बेटा, संघर्ष असाइनमेंट अभी से करने का समय नहीं है, वो पूरे साल के लिए है। लेकिन फिर भी मैं अपलोड करा दूंगा, ठीक है? मैं वो भी संघर्ष असाइनमेंट जैसा कि रोज अपलोड हो ही रहे, और भी अपलोड करा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? चलिए हम ग्रेविटेशन शुरू करते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा है वो मैकेनिक्स 1 पढ़ा है। मैकेनिक्स 1 हाईली कंसेप्चुअल होता है, इससे सवाल डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं आते हैं। आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कोई कोई मेजर फॉर्मूला नहीं है। स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ एम है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ म्यू एन है, लेकिन सवाल बहुत कंसेप्चुअल पूछे। लॉज ऑफ मोशन इसमें देखिएगा, काइनेमेटिक्स में 1D में कितने फॉर्मूले भाई? कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। 2D में मोशन इन प्लेन में, वर्क एनर्जी पावर में, सेंटर ऑफ मास में, कोलिजन में, रोटेशन में, ये कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। लेकिन मैकेनिक्स 2 बहुत बेसिक से कंसेप्चुअली चीजों को समझिए, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्टली फॉर्मूले पे इस पर बेस्ड सवाल आते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर फॉर्मूला याद हो तुरंत सवाल कर लोगे। ड्राइव करके थोड़ी ना करोगे। बताओ, ड्राइव करके करोगे कि फॉर्मूला से करोगे? स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, तो ये डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको डिटेल में समझना है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशन की बात करें तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैट जैसा है। इलेक्ट्रोस्टैट में जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ते हैं। वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं। वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वहां पे चार्ज 2 तरह का होता है, मास 1 तरह का होता है। तो ये सेगमेंट थोड़ा सा ईजी ही होगा पहले के कंपेयर में, ठीक है? तो ये कुछ बातें हैं जो जरूरी लगी मुझे बताने से पहले, पढ़ाने से पहले, कि मैं ये बातें आपसे डिस्कस कर लूं। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होगे ना ग्रेविटेशन, तो लगेगा आसान, लेकिन इसमें सवाल जब पूछेगा ना, तो आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से लगाना है, ठीक है? कंसेप्ट अच्छे से अप्लाई करके सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है? तो और इलेक्ट्रोस्टैट जैसा लगेगा, तो आपने 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर वैसे भी आपके लिए बहुत आसान होगा। दूसरी बात, मैं हर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। साम दाम दंड भेद मेरा सारा रहता है, हर तरीके से मैं तुम्हें इनेबल कर दूंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं।
ग्रेविटेशन, मेरे और तुम्हारे बीच में एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का क्या नाम? हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम तो छोड़ो, ये पेन मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? ये पेन और मेरे बीच में एक अट्रैक्शन है, उसको मैं क्या नाम दूं? ग्रेविटेशन। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, दूसरे मासिव ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन इज अ अट्रैक्टिव फेनोमेना ड्यू टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के लिए लगता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास है ना, कोई भी रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट है, उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। लेकिन न्यूटन साहब ने दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसका कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करते समय उनके एक लिमिटेशंस है कि वो हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाए। मेरे और पेन के बीच में लगने वाला फोर्स न्यूटन साहब कैलकुलेट नहीं कर पाए। एक रॉड और पॉइंट मास के बीच, रिंग और पॉइंट मास के बीच लगने वाले फोर्स को न्यूटन साहब कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो फॉर्मूला पढ़ते हो, सिर्फ पॉइंट मास और स्फेरिकल मास सिमेट्री के लिए ही वैलिड है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, चलिए, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या और ग्रेविटेशन क्या, उन दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे पहले थोड़ा वेक्टर रिवाइज कर लेते हैं। वेक्टर क्या? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। मान लो एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो क्या रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा? अरे दो फोर्स का सम तो बीच में ही आता है ना, और इधर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट कहां होगा? कहीं ना कहीं इनके बीच में जाएगा। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, रिजल्टेंट कहां होगा? कहीं ना कहीं इधर बीच में जाएगा। एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, रिजल्टेंट कहां होगा? कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। तो दो फोर्स का रिजल्टेंट उनके बीच में कहीं होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू होती है पहले फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दूसरे फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 दोनों फोर्स के बीच में एंगल कॉस थीटा। ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया, समझ में आया? हाँ सर। अगर ये दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होते, मतलब पहला फोर्स जो लग रहा है उसका भी वैल्यू F, दूसरा फोर्स भी लग रहा है उसका भी वैल्यू F, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? 2F cos थीटा बाई 2। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये फोर्स लग रहा है F, यहां लिख लेते हैं, ये फोर्स लग रहा है F, ये भी फोर्स की वैल्यू F, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है? डायरेक्टली याद रखिए, ये ड्राइव करके इस पे बहुत सारे सवाल कम कराए मैंने, लेकिन यहां यूज होगा 2F cos थीटा बाई 2। ठीक है, अब मान लो यही एंगल 0 डिग्री होता तो? सर आप कह रहे हो कि दो फोर्स है, दोनों की वैल्यू F और F है, और दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है, बताओ क्या हो जाएगा? सर अगर एंगल 0 डिग्री है तो F बराबर 2F cos 0 बटा 2 cos 0 1 होता है, तो नेट फोर्स आपका जो आएगा, नेट फोर्स आपका आ जाएगा 2F। बहुत बढ़िया। अगर थीटा 60 डिग्री है तो यहां पे रखेंगे 60 बाई 2 cos 30 की वैल्यू तो √3/2, तो क्या नेट फोर्स आ जाएगा √3F। अरे लॉज ऑफ मोशन में भी बहुत यूज किया है इस तुमने। थीटा अगर 90 है, F और F का वेक्टर सम क्या हो जाएगा? √2F। और अगर थीटा 120 है, थीटा 120 डिग्री है, F और F का नेट सम क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। और अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री में F और F का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। नेट फोर्स हो जाएगा 0। क्या आपको यह बात समझ में आ रही? क्या आपको यह बात समझ में आ रही? क्या आपको यह बात समझ में आ रही? F और F बताइए क्या हो जाएगा? 2F। F और F 60 डिग्री पे √3F, 90 डिग्री पर F और F √2F, और 120 डिग्री पे F। ये क्यों करा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आज क्या, ये कम से कम 20 बार यूज होगा, 20 टाइम्स। आई एम सेइंग 20 टाइम्स मींस 20 टाइम्स। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मासिव ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दुनिया के किसी भी रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट के बीच में उनके मास के बेस से जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसको कहते हैं। दुनिया के किसी भी रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट के बीच में, रैंडम शेप के ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन उसका जो फोर्स का कैलकुलेशन है उसको न्यूटन साहब ने किया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो सबसे पहले समझिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसके लिए वैलिड है? पॉइंट मास और स्फेरिकल मास के लिए। रॉड और पॉइंट मास के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा ही नहीं सकते। ठीक है, स्फेयर के लिए और रॉड के लिए नहीं लगा सकते, रिंग और पॉइंट मास के लिए, रिंग और पॉइंट मास के बीच में फोर्स नहीं निकाल सकते। कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसी रैंडम शेप पे वैलिड नहीं होता तो उसको काट के पॉइंट मास बनाते हैं। बताओ मजा आया कि नहीं इसी बात पे? देखो, तो दो पॉइंट मास के बीच में या स्फेरिकल दो मास के बीच में अगर डिस्टेंस r, इनके मासेस की वैल्यू m1 और m2 है, तो इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, दोनों मासेस के प्रोडक्ट, और directly proportional to mass and and inversely proportional to square of the distance. Force directly proportional to product of their masses. Product of
their masses, product of their masses, and inversely proportional to square of the distance, and force is inversely proportional to square of the distance. ये हो गया। अब इस दोनों फॉर्मूले को जोड़ दोगे तो F बराबर हो जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। बताइए क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या बात आपको समझ में आ रही? ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, मतलब सॉरी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जी की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में बात करते हैं। सर जी की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब जैसे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इनके मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। इनके मासेस के मतलब जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे लग रहा है दोनों का मासा है, और उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर जी की वैल्यू इसलिए न्यूटन साहब ने लगाया कि अगर मैं फोर्स को ऐसे लिख दूं तो यहां से जो फोर्स लगना चाहिए उसकी वैल्यू मैच नहीं कर रही थी मैथमेटिक्स से और एक्सपेरिमेंटली, लेकिन उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ढूंढा जिसको यहां पे मल्टीप्लाई करने के बाद दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो वेरीफाई कर गया। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो वेरीफाई कर गया, तो इसलिए एफ की वैल्यू होती है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स किस पे लग रहा है, इनके बीच कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव, मतलब m1 पे m2 के वैसे इधर फोर्स लग रहा है और m2 पर m1 इधर लग रहा है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का सबसे पहला लॉ कि दो मासेस के बीच में फोर्स जो लगता है वो हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं लगता। दूसरी बात, इस फोर्स की जो डायरेक्शन होती है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मासेस, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ मासेस, इनको मिलाने वाले लाइन के अलोंग लगता है। जैसे मान लो ये दो मास है, इन दोनों मास को हमने ऐसे लाइन से मिला लिया, जिस लाइन के अलोंग मिलाया है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव उसी लाइन के अलोंग लगेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, ये फोर्स और ये फोर्स की वैल्यू ये रहा ना, तो दोनों फोर्स की वैल्यू सेम है। हां, जो मास फोर्स लगाता है और जिस पे लग रहा है उस पर जो फोर्स की वैल्यू आती है जी, जिस पर लग रहा है उसका मास और जो लगा रहा है उसका मास बटा आर स्क्वायर, ये भी वही आएगा जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो क्या इक्वल एंड अपोजिट है, क्योंकि इस पर फोर्स आगे अट्रैक्टिव आगे की तरफ और इस पर फोर्स अट्रैक्टिव पीछे की तरफ, तो क्या हम कह सकते हैं इक्वल एंड अपोजिट? हाँ सर, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर, ऑन ईच अदर। क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएंगे? हाँ सर, एक्शन रिएक्शन पेयर बन जाएंगे। ये फोर्स क्या बन जाएगा? एक्शन रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर बन गया। अच्छा, क्या ये मीडियम पे डिपेंड करते हैं? नहीं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम नहीं करता, मतलब बीच में हवा है, पानी है, आग है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। बीच में क्या है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, न्यूटन साहब ने जो लॉ दिया, क्या इसको वेरीफाई कर सकते हो कि प्रूफ कर सकते हो? न्यूटन्स लॉ का कोई प्रूफ नहीं है। कई बार ये भी छोटा सवाल पूछा जा सकता है, कैन वेरीफाई ओनली, कैन वेरीफाई ओनली, इसको हम सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, कैनॉट प्रूफ, इसको हम प्रूफ नहीं कर सकते। अच्छा, ये बिगेस्ट फोर्स इन नेचर है, बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है ये। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत कम होता है इलेक्ट्रोस्टैट से, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत कम होता है न्यूक्लियर फोर्स से। ये भी मैंने तुम्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में समझाया था। हाँ सर, तो वीकेस्ट फोर्स इन नेचर है। हाँ, अच्छा इसको बस याद रखना एक चीज कि इस फोर्स को एक पार्टिकल मेडिएट करता है जिसको हम ग्रेविटॉन कहते हैं। सर ये क्या होता है? ये बस नाम याद रखना, और नाम याद भी रहे, ग्रेविटेशन का मेडिएटिंग पार्टिकल ग्रेविटॉन होता है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, अभी इस पे मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अंदर मत घुसो, बस ये याद रख लेना। ठीक है सर, ठीक है। दूसरी बात, ये जो फोर्स लग रहा है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ? मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दूसरी बात, ये सेंट्रल फोर्स है क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लग रहा है। जो भी फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगता है उसको हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तीसरी बात, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे बाप रे, कितनी बात बता दिया मास्टर ने भाई, ये सब होता है। कोई भी उठ के तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नेचर पे सवाल आ जाएगा, तब क्या करोगे? तब पता होना चाहिए। हाँ, तो ये स्लाइड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी रैंडम शेप के बीच में जो फोर्स लगता है, तो तुमसे पूछेगा ग्रेविटेशन इज अ फिनोमेना बिटवीन which mass? Any two mass. Gravitation is a phenomena between any two mass. But Newton's law of gravitation is valid for point mass and spherical mass. और ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अट्रैक्टिव, लाइन ज्वाइनिंग, सेंट्रल, इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, कंजर्वेटिव होता है, लॉन्ग रेंज होता है।
सर लॉन्ग रेंज मतलब ये फोर्स बहुत दूर तक लग सकता है, ऐसा नहीं कि 10 मीटर तक लगेगा, 100 मीटर के बाद नहीं लगेगा, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी लेकिन ये बहुत दूर तक लगता है। ये सारी बातें आपको लिखना है, ठीक है, सारी बातें समझा समझा के लिखी है मैंने। यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, जो भी बातें मैंने लिखाई है यहाँ पे भी लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओनली वैलिड फॉर पॉइंट मास एंड स्फेरिकल सिमेट्री, कौन सा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये वैलिड सिर्फ है, लॉ फॉर्मूला सिर्फ वैलिड है इसके लिए। लगता तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मास के बीच में है, लेकिन फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मास के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट देखिए, कैन नॉट प्रूव कैन वेरीफाई ओनली, बताया कि इसको वेरीफाई कर सकते हो, दो मासेस के बीच में इतना फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस डबल कर दे तो फोर्स 1/4 हो जाना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर लो। लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते कि ये फोर्स यही क्यों लगता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। ऑलवेज अट्रैक्टिव, बताया मासेस दो एक ही तरह के मास होते हैं, चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरह का होता है, लेकिन मास एक ही तरह का होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स एक ही तरह का होता है। वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, दुनिया का सबसे कमजोर फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर। लॉन्ग रेंज है देखो, सेंट्रल फोर्स है देखो, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, मेडिएटेड बाय ग्रेविटॉन, रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इनवर्स। इनवर्स क्यों स्टेबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही तो प्लैनेटरी सिस्टम स्टेबल है। सन का ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो अर्थ को घुमा रहा है, फॉर्म सेक्शन रिएक्शन पेयर। शायद एक दो बातें ज्यादा ही मैंने बता दी स्लाइड से, बोलिए क्लियर सर? ठीक है, अब सवाल करते हैं, आइए। मान लीजिए 1 केजी का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 10 केजी का ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ रहा है। मुझे बताओ पहले ऑब्जेक्ट पर दूसरे की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दूसरे ऑब्जेक्ट पर पहले की वजह से फोर्स लग रहा है, इनका रेशियो क्या होगा? तो देखो, जिस ऑब्जेक्ट पर तुम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख रहे हो, पहले लिखोगे G इंटू उस ऑब्जेक्ट का मास जिस पर तुम फोर्स लिख रहे हो, मल्टीप्लाई जिसके वजह से लिख रहे हो 10 केजी, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर, ये फोर्स आएगा। दूसरे पर जब फोर्स लिखोगे तो G इसका मास, दूसरे का मास 10 केजी, पहले का मास 1 केजी, बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर का होल स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर। अब इसको डिवाइड कर दो, जैसे इसको डिवाइड करोगे तो पहले ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स बटा दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स का रेशियो क्या आएगा? G से G कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1:1। मतलब 1 केजी 10 केजी पे जितना फोर्स लगा रहा है, 10 केजी 1 केजी पर उतना ही फोर्स लगा है। सर इसकी औकात बहुत ज्यादा है इस पर फोर्स लगाने की, इसकी औकात कम है नहीं, इसीलिए तो हम कहते हैं कि अर्थ मेरे पर जितना फोर्स लगा रहा है, मैं भी अर्थ पे उतना ही फोर्स लगा रहा हूं, जितना अर्थ मेरे पर लगा रहा है मैं भी अर्थ पे उतना ही लगा रहा हूं। देखो, अब यहां से तुमसे पूछेगा कि उनके फोर्स का रेशियो, उनके एक्सीलरेशन का रेशियो भी बताओ। तो फोर्स का रेशियो होने तो एक्सीलरेशन का भी होना, नहीं बेटा। सुनो, अगर मान लो ये फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है जितना फोर्स लग रहा है बटा मास, मास 1 केजी है। दूसरे का एक्सीलरेशन कितना होगा? ये कितने एक्सीलरेशन से जाएगा? तो जितना इस पर फोर्स लग रहा है बटा इसका मास, जिस पर फोर्स लिख रहे हो उसी का उस मतलब जिसका एक्सीलरेशन लिख रहे हो उस पर लगने वाला फोर्स बटा उसका मास, इसका रेशियो देखोगे तो ये तो अभी इक्वल प्रूफ किया, हाँ 10 ऊपर 1 नीचे, तो 10:1 आएगा क्या? तो A1:A2 10:1 आएगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे का एक्सीलरेशन सेम ही प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं, फोर्स सेम लगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन एक्सीलरेशन इस पर फोर्स और इस पर फोर्स सेम लगा, लेकिन इसका मास ज्यादा इसका मास कम है, इसका मास कम है तो इसका इनर्शिया कम, इसका एक्सीलरेशन ज्यादा होना चाहिए। देखो A1 ज्यादा है, देखो A1/A2 10:1 है। बताओ मजा आया कि नहीं? हर एक चीज कंसेप्चुअली, लॉजिकली और न्यूमेरिकली अच्छे से सीख के, लॉजिकली, कंसेप्चुअली एंड न्यूमेरिकली। हाँ सर, एक्सीलरेशन भी हमने अच्छे से सीखा। यस। नेक्स्ट है सुपरपोजिशन थ्योरम। आखिर सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है? समझे, एक बहुत पुराने जमाने में, बहुत पहले की बात है, एक अकेली पिंकी हुआ करती थी। पिंकी अपने जीवन में बहुत उदास, काफी अकेली और तन्हा थी। बहुत पुरानी बात है, बहुत पुराने जमाने की एक बात है। एक पिंकी हुआ करती थी जिसको कहते थे लोग अकेली पिंकी, क्योंकि ये अपने जीवन में बिल्कुल अकेली थी, तन्हा थी, उदास थी। इनके जीवन में दूर दूर तक कोई नहीं था, इसको किसी का तलाश था। एक दिन इसको रामलाल मिला। रामलाल ने पिंकी को देखा, पिंकी ने रामलाल को देखा, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ये फोर्स लगा रामलाल पर 1, तो पिंकी पर भी रामलाल की वजह से उतना ही फोर्स लगा 1, ठीक है, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, डायरेक्शन एरो से दिखा दिया। इन्होंने दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए, इसमें दोस्ती हो गई, अट्रैक्टिव दोस्ती हो गई। रामलाल ने बोला कि पिंकी मैं तुमको पसंद करता हूं। पिंकी ने बोला मैं भी तुमको बहुत पसंद करता हूं, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई, मुझे तो तुम्हारे जैसे का इंतजार था। दोनों दोस्त बनकर वादा किया कि हम दोनों एक दूसरे से कभी अकेले नहीं हैं। ऐसा जीवन इनका चलता रहा। बहुत दिनों बाद पिंकी के जीवन में एक कलुआ आया। कलुआ ने पिंकी को देखा, पिंकी ने कलुआ को देखा।
पिंकी ने कलुआ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, कलुआ अट्रैक्ट हो गया, कलुआ ने पिंकी को अट्रैक्ट कर लिया। अब कलुआ और पिंकी के बीच में भी फोर्स लगा, दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। अब कलुआ बोला पिंकी मैं तुम्हारे लिए ही हूं, पिंकी बोला मैं भी तुम्हारे लिए हूं, मैं तो एकदम अकेली तना हूं, मेरे जीवन में कोई नहीं है। कलुआ बोलता पक्का कोई नहीं है, पिंकी बोलती कोई नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ, इसने कसम खाया कि मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगी मरूंगी, सदा तुम्हारी रहूंगी। इनके बीच में दोस्ती हो गई। अब क्या ये बात रामलाल को पता चलेगा? क्या रामलाल के बीच में, रामलाल और पिंकी के बीच में जो बॉन्डिंग थी, क्या वो थोड़ा भी कम होगा कलुआ के आने की वजह से? नहीं। यही तो पिंकी का टैलेंट है। अब कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट पढ़ाते हैं। जब ये नहीं था तो इनके बीच में फोर्स कितना था? F1 प्लस F2। जब ये आ गया तो भी इनके बीच में फोर्स कितना है? F1 प्लस F2। मतलब पिंकी रामलाल को एहसास तक नहीं होने देगी कि अब इनके जीवन के, मतलब इनके बीच में तीसरा भी कोई है, और इसको कभी एहसास नहीं होने देगी इनके जीवन में ये है। अब कल को बाबू जलेला भी आ गया पिंकी के जीवन में। बाबू जलेला ने पिंकी को देखा, पिंकी ने बाबू जलेला को देखा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किए, दोस्ती हो गई। पिंकी इससे भी गिफ्ट ले रही, इससे भी ले रही, इससे भी ले रही, लेकिन एक दूसरे को पता भी नहीं चलने दे रही। इसी कंसेप्ट को, जो कि आप जानते हो, आप बच्चे नहीं हो, जानते हो, इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम। आखिर ये कंसेप्ट क्या कहता है? ये कंसेप्ट कहता है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर ये दोनों नहीं थे तो भी इनके बीच में फोर्स F1 ही था, और अब ये दोनों आ गए तो भी F1 रहेगा। तो सर इन दोनों के आने से कोई फर्क नहीं फर्क पड़ा, पिंकी के जीवन में अब प्यार ही प्यार है। तो इसके आने से फर्क किस पर करा? पिंकी के नेट फोर्स पे। लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो सुपर पोजिशन थ्योरम है। फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और मीडियम। प्रेजेंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट और मीडियम, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स, तीसरा ऑब्जेक्ट वहां पे है कि नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपना फॉर्मूला लगाना है G(m1m2/r²). ऐसा ही कंसेप्ट एक और बार आपने पढ़ा, याद कर, मैं नाम भी बताता हूं, वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा है। क्या किसी भी एक फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। किसी एक फोर्स का वर्क डन, वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, वो लिखो, बाकी दूसरा फोर्स लग रहा है नहीं लग रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं। उसी तरीके से इनके बीच में लगने वाला फोर्स, जब ये दोनों नहीं थे तो भी वही लगेगा, G(m1m2) दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, ये है तो भी इतना ही लगेगा। हाँ, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये भी कहता है नेट फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब इस पर अगर मैं पिंकी पर नेट फोर्स पूछूं तो नेट फोर्स इस बात पर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ फोर्स कितने लग रहे हैं। ये लग रहा है F1 प्लस F2 प्लस F3। नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सारे इंडिविजुअल फोर्स का सम। लेकिन इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे फोर्स मास पे के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता, तीसरे मास के प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता। समझ में आया? हाँ। अब देखिए, ये सवाल है आपका 2003 का। क्या कह रहा है? टू स्फीयर ऑफ मास m and capital M situated in the air and gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3, मतलब जो मीडियम उसकी डेंसिटी चेंज हो गई। Then gravitational force will become same. Gravitational force does not depends upon medium. Gravitational force does not depends upon a medium. Gravitational force मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। तो मजा आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये फोर्स ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर टू। मतलब कोई भी एक मास चुनो, उन पर इन दोनों की वजह से फोर्स निकालो। मतलब इस पर इन दोनों का फोर्स निकालो, इस पर इन दोनों का निकालो, या इस पर इन दोनों का निकालो। कोई एक उठा लो, बाकी दोनों की वजह से फोर्स लिखो। अभी क्या है? तीन आइडेंटिकल मास है और तीनों के बीच में LL डिस्टेंस है इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर में। बहुत फेमस सवाल, बहुत इजी सवाल, बहुत आसान सवाल। तो बोल रहा है कि फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर टू, बाकी दोनों की वजह से किसी एक पर तुम फोर्स निकालो। कैसे निकालोगे? सर आप बताओ। एक काम करो, कोई भी एक मास चूज करो पहले। सर ये मास चूज करते हैं। अब जब तुम इनके बीच में इंटरेक्शन देख रहे हो तो इसको भूल जाओ, तुम इसको देखो ही मत कि है कि नहीं है, इसको पूरा का पूरा भूल जाओ। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लिखो। क्या इन दोनों के बीच में फोर्स इधर आएगा? हाँ सर। अरे गधा है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अट्रैक्टिव बताया गया है। और ऐसा जी गड़बड़ा गेलो मास्टर, ऐसे मत गड़बड़ा। बता, ये मास इसको क्या अपनी तरफ खींचेगा F फोर्स से? हाँ? ये मास इसको अपनी तरफ खींचेगा। बताओ फोर्स की वैल्यू। तो जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लिख रहे हैं, G इंटू उसका मास इंटू जो फोर्स लगा रहा है उसका मास बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का होल स्क्वायर। दूसरी बात, जब ये फोर्स आप लिखेंगे, तो इस मास से के वजह से फोर्स आपने इस पर लिखा है, तो इन दोनों मास को मिलाने वाले लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लग रहा होगा। इसका फोर्स आपने इस पर लिख लिया। अब ये भी अपना फोर्स लगाएगा,
जब इसका फोर्स लिख रहा हो तो ऊपर वाले सबको भूल जाओ, कौन क्या किधर नहीं भूल जाओ। ये मास m, ये मास m, इन दोनों को मिलाने वाला लाइन ये, इधर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, यस, ये लगेगा g m इंटू एम, एम स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एल स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। ये भी m तुम्हारा m स्क्वायर हो जाएगा, ये भी तुम्हारा m स्क्वायर हो जाएगा बटा एल स्क्वायर। क्लियर है? इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है सर? 60 डिग्री है। ये फोर्स F, ये फोर्स F, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। क्या नेट फोर्स बीच में आ जाएगा? हाँ सर, नेट फोर्स बीच में आ जाएगा। ये नेट फोर्स बताइए कितना होगा सर? अभी आपने ये सिखाया था क्या? इसी दिन के लिए तो सिखाया था अभी तुमको मैंने, क्या ये वाला बताओ। दो फोर्स F एंड F 60 डिग्री पर लगते हैं तो क्या नेट फोर्स उनके √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाता है? √3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ जाता है, जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा बोलिए? √3 इंटू जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बताओ, खत्म। अब तुम सोच रहे होगे, कई बच्चे सोचते सर इस पर भी तो ये लगाएगा। सवाल भी तो कोई चीज होता है, बोला फोर्स ऑन एनी वन ऑब्जेक्ट, किसी एक पर फोर्स बताना है, बाकी दो की वजह से। तो भाई इसने इस पर लगा लिया, इसने भी इस पर लगा लिया, ये दोनों फोर्स F और F का वेक्टर सम बीच में 60 डिग्री पर नेट फोर्स। अब इस पर कितना लग रहा है वो नहीं बताना मुझे। सर इसी को चूज करते तो, इसको चूज करते तो ये अपनी तरफ खींचता है फोर्स से और ये अपनी तरफ खींचता है फोर्स से, एंगल लगता 60, √3 इधर आता, इसको चूज करते तो। अच्छा ठीक है सर, मान लो ये आपने चूज किया तो इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, इसने इस पर इधर फोर्स लगाया, नेट फोर्स आ गया। सर ये खुद पर, एक मास खुद पर थोड़ी ना फोर्स लगाता, खुद को तो पर मारेगा क्या? दूसरा फोर्स लगाएगा ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में दो मास चाहिए होता है, m1 m2 g बटा r स्क्वायर। ये जिस पर लग रहा है और ये जो लगा रहा है, खुद से खुद पे मास फोर्स नहीं लगाता। क्या हर तरह की कंसेप्चुअल बातें हमने करी? हाँ। अब इस पे एक सवाल और पूछ सकते हैं कि बताओ किसी सिचुएशन में इसको मैं यहां से छोड़ दूं, इसको फिक्स रख के, इसको फिक्स्ड रख के इसको मैंने यहां से छोड़ दिया, तो इसकी एक्सीलरेशन बताओ क्या होगा? एक्सीलरेशन बराबर होगा यही फोर्स F नेट बटा मास। F नेट बताओ, √3 जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एम। एम स्क्वायर से कटेगा m, आ जाएगा m, √3 जी एम बटा एल स्क्वायर इज योर आंसर। ये एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स बटा मास एक्सीलरेशन। मान लो इसको फिक्स रख के तुम इसी इंस्टेंट पे इसको छोड़ते, उसी समय इसका एक्सीलरेशन क्या होता? फुल पीएचडी के साथ हमने कर लिया। नेक्स्ट इसका दूसरा वर्जन होता है कि हमने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 मास रख दिए, स्क्वायर की साइड लेंथ है l। अब इन 4 मास को कॉर्नर पे जो रखा है उनमें से कोई एक चूज करो, उस पर बाकी तीनों के वजह से फोर्स बताओ। तो सवाल कुछ ऐसा है, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन ऑब्जेक्ट ड्यू टू अदर 3, मतलब इस पर फोर्स बताओ इन तीनों की वजह से। बताओ क्या करोगे? सर सबसे पहली बात, ये अपनी तरफ खींचेगा फोर्स F से, बताओ इसकी फोर्स की वैल्यू G, जिस पर फोर्स लग रहा है उसका मास, जिसके वजह से लग रहा है उसका मास m स्क्वायर बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस l है तो l स्क्वायर। इधर तुम्हारा फोर्स आएगा G m और m स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस l स्क्वायर। और ये जो फोर्स है ये डायगोनल के अलोंग लगेगा, क्योंकि देखो अट्रैक्टिव फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। तो इसकी तरफ लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई, इसकी तरफ लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई, इसकी तरफ लाइन ज्वाइनिंग ये हो गई, इसकी तरफ लाइन ज्वाइनिंग ये होगी। अब इसकी वैल्यू हो, इस तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा G m और m स्क्वायर बटा ये जो डायगोनल का साइड लेंथ है √2l, इस √2l का होल स्क्वायर। देखो यहां से यहां तक लेंथ है, यहां से यहां तक लेंथ है, लेकिन ये डायगोनल के लॉन्ग है, डायगोनल का रूट लेंथ होता है √2l, तो √2l का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा G m स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। अब इसी मास पर देखो कि 3 फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है G m स्क्वायर बाई l स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस था l, और इधर लग रहा है G m स्क्वायर बाई l स्क्वायर, और एक लग रहा है ये G m स्क्वायर बाई 2l स्क्वायर। 3 फोर्स लग रहे हैं। हाँ सर वेक्टर तो 2 ही को जोड़ता है, तो 2 को जोड़ ले, पहले 2 को जोड़। मुझे बता ये फोर्स और ये फोर्स मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्टेंस बढ़ने से कम हो गया था ना, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है? 90 डिग्री। तो बताओ इसका और इसका वेक्टर सम क्या बीच में आएगा? हाँ, कितना आएगा? √2 GML स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। कैसे? 90 डिग्री पर दो सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स को जब हम ऐड करते हैं तो सीधा √2। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट एकदम बीच में आएगा। बीच में तो सर ये भी था, तो ये दोनों फोर्स तुम्हारे पैरेलल हो जाएंगे क्या? ये दोनों फोर्स तुम्हारे पैरेलल हो जाएंगे क्या? हाँ, ये देखो दोनों पैरेलल है, तो दोनों को सीधा ऐड कर दो, क्योंकि 0 डिग्री आ गया। 0 डिग्री पर दोनों सिंपल ऐड हो जाएगा, तो जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √2 इंटू एल स्क्वायर, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √2, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √2, प्लस इसी डायरेक्शन फोर्स लग रहा है जी एम स्क्वायर बाई 2 एल स्क्वायर। अब यहां से कॉमन निकाल लो आप,
जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो यहां जाएगा √2 प्लस हाफ, इतना फोर्स। अब यहीं से एक्सेलरेशन अगर तुम पूछो इसी ऑब्जेक्ट का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास। फोर्स बोलो सर, ये फोर्स है, मास से डिवाइड करोगे तो एम स्क्वायर से एम डिवाइड हो जाएगा, तो जी एम बाई एल स्क्वायर इंटू √2 प्लस हाफ इज योर करेक्ट आंसर। बोलो भाई, बोलो मजा आया कि नहीं है? सर आसान लगा? एकदम आसान है, समझो ढंग से। मैंने सब कुछ लिखा है, देखो ये फोर्स इसके वजह से, ये फोर्स इसके वजह से, और इस तरफ जो फोर्स लगेगा ये डिस्टेंस इतना हो गया। ये मैंने लिखा है जी एम स्क्वायर बाई 2एल स्क्वायर। डिस्टेंस 12 था तो √12 का उसको यहाँ पे सॉल्व किया। प्रॉपर आपको बताया, फिर से यही डायग्राम बना, अलग नहीं बनाया। तुम यहीं पे देख सकते हो, इसका और इसका सम √2 टाइम्स बीच में चला जाएगा। तो बहुत आसान सवाल है क्या? अब हम केस बनते हैं सिमेट्रिक पॉलीगॉन वाले। सिमेट्रिक पॉलीगॉन वाले क्या केस होते हैं जरा समझिएगा। तुमसे बोलेगा कि एक स्क्वायर लिया, ठीक है, ये ले लिया, स्क्वायर के कॉर्नर पे मैंने आइडेंटिकल मास डाल दिए, एकदम आइडेंटिकल, ज्यादा कम नहीं, एकदम आइडेंटिकल, और हमने सेंटर पे कोई एक एम नॉट मास का ऑब्जेक्ट डाल दिया। इस पर बाकी इन चारों मासेस की वजह से फोर्स बताओ। चारों मासेस की वजह से इन पर फोर्स बताओ क्या होगा, चारों मासेस का मिला के। सर चारों मासेस का मिला के फोर्स कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ना, बताओ। चाहे जो भी डिस्टेंस है, क्या इसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इसकी तरफ लगेगा? हाँ सर। इसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ लगेगा, हाँ। इसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ लगेगा, और इसके वजह से अट्रैक्टिव फोर्स इस तरफ लगेगा। बताओ, इन दोनों पेयर के फोर्सेस को हम लिखते हैं, मान लो जी एम इंटू एम नॉट बटा ये डिस्टेंस मान लो कुछ है एल, तो एल स्क्वायर। अब ये फोर्स कितना लगेगा? सर जी एम एम नॉट बटा एल स्क्वायर। क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल होंगे? और ये इससे कैंसिल होगा, ये फोर्स इससे, हाँ। तो नेट फोर्स इस पर कितना लगेगा? ये आपने इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा होगा कि अगर सिमेट्रिक पॉलीगन है, सिमेट्रिक पॉलीगन मतलब स्क्वायर, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, अगर सिमेट्रिक पॉलीगन है और उसके कॉर्नर पे आइडेंटिकल चार्ज या मास रखे हैं, तो सेंटर पे रखे हुए चार्ज और मास पे नेट फोर्स होगा। सिंपल, यहां पे ये चीज आप इलेक्ट्रोस्टैट में भी करते हो, सेम एकदम। लो मैं इलेक्ट्रोस्टैट करा देता हूं, बताओ इलेक्ट्रोस्टैट भी रिवाइज हो गया क्या? क्यू 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 एंड क्यू, यहां पे स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। मुझे बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? सर इस पर नेट फोर्स ऑन क्यू विल बी 0। बताइए इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? बताइए इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? सर 0 लगेगा। सर अगर मैं यहां पे कोई चार्ज रखता ही नहीं, तो अब उस पर आते हैं, पहले सिमेट्रिक का केस देख लो। या देखो ये एम 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 एम, इस पर फोर्स बताओ कितना लगेगा? तो देखो बेटा, पहले सिमेट्रिसिटी को समझो। इधर एम खींचेगा तो ये एम अपनी तरफ खींचेगा, ये एम अपनी तरफ खींचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भाई साहब अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींचेंगे। 6 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आए हैं, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा? नेट फोर्स इस पे हो जाएगा 0। उसी तरीके से आप यहां देखेंगे तो ये एम नॉट पे ये भाई साहब अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। सर ये तो नहीं कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, नेट इस पर भी 0 लगेगा। ये सॉल्व करके दिखाओ तो माने, आओ दिखाते हैं। क्या 3 ही फोर्स लग रहे हैं? हाँ। और टोटल एंगल प्लेन में कितना होता है? 360। तो क्या ये एंगल 120 होगा? हाँ सर, ये एंगल 120 120 120 बराबर बटेगा, तीनों एंगल इक्वल है। अब मुझे बताओ एफ और एफ का नेट वेक्टर सम कितना बनेगा? सर 120 डिग्री पे एफ और एफ नीचे बनेगा एफ। यस, बड़ा सिंपल है। देखो एफ और एफ 120 डिग्री पे क्या नीचे बनेगा? हाँ सर नीचे बनेगा। ये वाला आपका एफ ऊपर वाले एफ से कैंसिल हो गया। भाई इन दोनों को जोड़ के मैंने नीचे बनाया, और जो ये नीचे ऊपर से कैंसिल हो गया। फिर बनाता हूं, देखो ये एफ और ये एफ। सिंपल सी बात समझना, अगर ये 120 डिग्री है तो क्या इनका रिजल्टेंट एकदम बीच में एफ आएगा? हाँ, तो ये और ये जोड़ के एफ ही आएगा, क्योंकि 120 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर सम का रिजल्टेंट उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। ये एफ नीचे, ये एफ ऊपर, कैंसिल हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप यहां पे पेंटागन बना ले। अब पेंटागन को विजुअलाइज करना टफ है, लेकिन आपको यहां पे नेचर लव सिमेट्री का कंसेप्ट लगाना है। नेचर लव सिमेट्री एंड आई लव नेचर। अगर समझ में आए तो ये कमेंट मुझे दिखना चाहिए। नेचर लव सिमेट्री एंड आई लव नेचर। देखो एम 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 एम, यहां पे एम नॉट पे नेट फोर्स 0 लगेगा, वो 72 डिग्री पर आएगा 5 फोर्स, उसका नेट सम 0 ही आएगा, क्योंकि नेचर लव सिमेट्री। ये सिमेट्रिसिटी वाले केसेस है। लेकिन अगर सिमेट्रिसिटी वाले केसेस ना हो तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक सवाल इस पे बनता है ताकि आप दिमाग लगा पाए, नीट में बैठ के दिमाग लगा पाए। दिमाग कैसे लगाना है समझिए। मान लीजिए एक मास एम है,
यहां भी मास m है, यहां भी मास m है, सेंटर पे मास m नॉट रखा है, साइड लेंथ l है। इस m नॉट पर नेट फोर्स बताइए सारे मासेस का। तो एक कॉर्नर पे मास मिसिंग है, यस। क्या करेंगे सर, निकालना पड़ेगा। हाँ निकालिए। मान लीजिए डिस्टेंस l है, तो एक बात बताइए कि ये l है तो ये कितना होता? सही, तो डायगोनल √2l होता, ये √2l होता। तो सेंटर से कॉर्नर के बीच में डिस्टेंस √2l का आधा होगा, √2l का आधा, √2 से 2 कटेगा, √2, l/√2 डिस्टेंस बनेगा। हाँ सर, तो ये l/√2 डिस्टेंस बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या ये दोनों फोर्स कैंसिल होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल होंगे। ये बताइए, क्या ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? हाँ सर, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये फोर्स कितना लगाएगा? G, ये मास m जिस पर लग रहा है वो मास m नॉट बटा l/√2 का होल स्क्वायर। तो नेट फोर्स आ जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 पर चला जाएगा, 2G m नॉट बटा l स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। बताइए मजा आया कि नहीं? सर ऐसे तो मान लो कि 2m रखता तो हाइड्रोलिक फोर्स लिखते, इस 2m की वजह से हम इधर फोर्स लिख लेते, इस m की वजह से लिखते, फिर इसका सम देखते। कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से आप इंडिविजुअल फोर्स लिखिए, सिमेट्रिसिटी में कैंसिल होगा, इक्वल है अगर पॉलीगन के कॉर्नर पे तो। अब है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फोर्स का फॉर्मूला था Fg(m1m2/r²। मैं उस पर 2 सवाल करके इसको स्किप करके आगे जा सकता था, लेकिन मैं आगे नहीं जा रहा हूं। मैं आपको बड़े आराम से पूरा पूरा एकदम डिटेल में अच्छे से इस पर जितने वेरिएंट बन सकते हैं वो सारे करा रहा हूं, चलिए देखिए सवाल है 2 पॉइंट मास कैपिटल M एंड 9m। देखिए एक पॉइंट मास है m, दूसरा पॉइंट मास है 9m, एज शोन इन अ फिगर। इस फिगर में डायग्राम है। फाइंड लोकेशन ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट m नॉट, मतलब m नॉट यहां रखा नहीं, दो मास है m और 9m। थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मास m नॉट वेयर फोर्स ऑन थर्ड ऑब्जेक्ट विल बी 0। जहां पे थर्ड ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 हो जाए उसको मैं कहां रख सकता हूं? पहले सवाल को एक बार और पढ़ो। कह रहा 2 पॉइंट मास m एंड 9m एज शोन इन अ फिगर, फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट m नॉट, फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट m नॉट वेयर फोर्स ऑन थर्ड ऑब्जेक्ट विल बी 0, ताकि थर्ड ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 हो जाए। तो मान लो थर्ड ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखता हूं, ये मास इस m नॉट को क्या करेगा सर? अट्रैक्ट, और ये वाला मास ये भी अट्रैक्ट करेगा। क्या इस पर नेट फोर्स 0 हो पाएगा? नहीं सर, क्योंकि दोनों फोर्स अट्रैक्ट करके एक ही तरफ खींचे। अगर मैं यहां रख दूं तो सर यहां भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट करके एक ही तरफ खींच रहा है। तो कहां रखना पॉसिबल, कहां रखे हम? तो देखो इनके लाइन ज्वाइनिंग के बाहर में अगर रखोगे तो ये दोनों मिलकर इसको ऐसे खींच लेगा, इधर रखोगे तो ऐसे खींचेगा। अगर मैं m नॉट को बीच में रखता हूं कहीं, यहां से x डिस्टेंस, इनके बीच में डिस्टेंस r थी, ये x हो गया, तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या होगा? r माइनस एक्स। मानते हो? अब मुझे बताओ ये क्या करेगा? ये सर ये अपनी तरफ खींचेगा m नॉट को, अट्रैक्टिव लगता है। ये मास इस m नॉट को अपनी तरफ खींचेगा, ये मास अपनी तरफ खींचेगा, F2 ये F1। अगर मैं बोलता हूं कि बीच में ये दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो गई तो नेट फोर्स क्या होगा? 0। कब? जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। डायरेक्शन तो अपोजिट आपने देख ही लिया। तो F1 की वैल्यू बोलिए G, ये F1 इस मास पर लगने वाला m नॉट, और ये है आपका कैपिटल M बटा इनके बीच में डिस्टेंस x² बराबर G, ओहो G, ये मास m नॉट जिस पे फोर्स लग रहा है और जो लगा रहा है वो है 9m बटा इनके बीच में डिस्टेंस हो गई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे m नॉट से m नॉट कैंसिल, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल, G से G कैंसिल। इसको उठा के यहां ले आइए तो r माइनस एक्स बटा x का होल स्क्वायर बराबर आ गया 9। तो यह आ जाएगा आपका r माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू √9। इसको इधर ले जाओ तो r माइनस एक्स इज इक्वल टू √9 हो जाएगा आपका 3x, x को भी उधर ले जाओ तो r बराबर आपका हो गया 3x और x 4x, x बराबर आ गया r/4। ये आपका आंसर r/4। और मैं आपको कहूंगा कि हमेशा आप मास को यहां रखिए, दो फोर्स जो लग रहा है दोनों फोर्स को इक्वेट करके सॉल्व करिए। अब बच्चे को डाउट आता है सर इस पर भी तो ये फोर्स लगाएगा, सर इस पर भी तो ये लगाएगा। अबे लल्लू, सवाल के अकॉर्डिंग करेगा। सवाल में क्या सिचुएशन दिया है कि दो मास है, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, 2 पॉइंट मास m एंड 9mm एज शोन इन अ फिगर, फाइंड लोकेशन ऑफ थर्ड ऑब्जेक्ट m नॉट। तीसरे ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूं वेयर फोर्स ऑन द थर्ड ऑब्जेक्ट विल बी 0, ताकि थर्ड ऑब्जेक्ट पर फोर्स 0 लगे, तो थर्ड ऑब्जेक्ट जो m नॉट है वो कहां रखूं? मैं यहां रखूंगा x बराबर r/4 डिस्टेंस पे, जहां पे फोर्स 0 लगे। इसमें
एक जनरलाइज वैल्यू भी आती है, शॉर्ट ट्रिक, छोटे मास से एक्स की वैल्यू फ्रॉम स्मॉलर मास, हमेशा याद रखिएगा स्मॉलर मास, एक्स की वैल्यू दोनों के बीच की डिस्टेंस बटा रूट अंडर n प्लस 1, जहां पे n है रेशियो ऑफ मासेस। व्हाट इज n? n इज रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो ऑफ मास, रेशियो ऑफ मास, बड़ा वाला मास बटा छोटा वाला मास। जैसे इसका रेशियो मास हो जाएगा कितना, 9m और m जो रखा है मास, तो n बराबर हो गया 9m/m, कट के n बराबर क्या आ गया 9। अब यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, दोनों के बीच की डिस्टेंस r, n की वैल्यू क्या रखेंगे सर, n की वैल्यू 9 रखेंगे, रूट 9 प्लस 1, रूट 9 कितना हो 3 और 1 4, r बटा 4। बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस। क्यों भाई, इतना जल्दी क्यों करना है, कंसेप्ट तो समझो। अगर इसमें कुछ अलग तरीके से चेंज करके कोई सिचुएशन चेंज कर दिया तो, है ना, तो आप ये समझो कंसेप्ट। अगर आपको ये अच्छा लगता है ठीक है सर, हम तो इसी से करेंगे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है आप कर लीजिएगा। तो इसलिए मैंने बताया, मैंने बोला ना साम दाम दंड भेद सब सिखाऊंगा, इसलिए मैंने बताया कि डायरेक्ट उसको लगाया कर सकते हैं, मुझे आता है वो, लेकिन आप बेसिक तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। आप देखिए तरीका अच्छा लगाइए, कैलकुलेशन फास्ट करिए। बताइए, हाँ सर इससे तो हम बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए एक सवाल ये करिए, ये मास m है और ये मास m 4m है, फिक्स है। फाइंड पोजीशन ऑफ m नॉट सो दैट फोर्स ऑन m नॉट विल बी 0। तो बताओ, यहां से x डिस्टेंस पर m नॉट रखोगे ताकि m नॉट पे 4 0 लगे। x बराबर दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 बटा रूट m, रेशियो ऑफ मासेस बताओ, 4m बटा m कितना हो जाएगा रूट 4, बड़े वाला मास बटा छोटा ही लेना है, ठीक है। तो 4m प्लस 1 तो यह जाएगा 12 बटा 4, रूट 4 आ जाएगा 3 प्लस 1, तो 12 बटा 4 मतलब 3 मीटर। यहां से अगर ये 3 मीटर आ रहा है तो बस ये बात है 12 मीटर मतलब बड़े वाले से 9 मीटर आएगा, 9 मीटर आएगा, ठीक है ओके। तो डायरेक्ट कर सकते हैं, हाँ बेसिक मेथड से कैसे होगा, तो देखिए ये वाला भाई साहब इसको अपनी तरफ खींचेंगे f1 से, ये वाला भाई साहब अपनी तरफ खींचेंगे f2 से, वैल्यू लिख लीजिए। तो g स्मॉल m m नॉट बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस एक्स स्क्वायर बराबर g 4m इंटू एम नॉट बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस, जैसे 12 है, 12 में से x इसको मान लिया तो 12 माइनस x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, m नॉट g कैंसिल, m नॉट g कैंसिल, ये 12 माइनस एक्स को यहां लाओगे, 12 माइनस एक्स बटा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 12 माइनस एक्स बटा एक्स इज इक्वल टू रूट 4 मतलब 2, 2 को उधर भेज दो, 12 माइनस एक्स बराबर 2x, माइनस एक्स उधर भेज दो, 12 बराबर 3x, x बराबर 4 मीटर। कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको ये मेथड अच्छा लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं, सवाल इससे आसानी पूछे, कोई कंफ्यूजिंग नहीं पूछे। बाकी अगर कोई भी उसमें उठपटांग हरकत करता है तो ये तो आपका सबसे बेस्ट मेथड है। क्या हुआ भाई, कहां गया ऊपर वाला सब, आगे आगे 4 मीटर आगे भाई, ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये सवाल अभी नीट 2019 में पूछा, नीट 2019 में ये सवाल पूछा है। सवाल क्या कह रहा है जरा देखते हैं ध्यान से। सवाल कह रहा है कंसीडर 2 पॉइंट मास m1 एंड m2, 2 पॉइंट मास m1 एंड m2 kept at a distance r, दोनों को r डिस्टेंस पे रखा है from each other. If the magnitude of gravitational force between them is denoted by f, if the masses of one is double while other is half, मतलब 2 पॉइंट मास है m1 एंड m2, इस मास को डबल कर दिया है। एक मिनट क्या करें, अच्छा तुम स्क्रीन पॉज कर करो है, तुम करो, तुमको देखो एग्जाम में तुमको बैठना है, लैंग्वेज तुमको समझना है, फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, तुम करो एक बार, चलो सिर्फ मैं ही करता रहूंगा तो काम नहीं चलेगा। और याद रखना जो सवाल तुम यहाँ पे कर रहे हो सेम टू सेम कूलम्ब्स लॉ मतलब इलेक्ट्रोस्टैट में बनेगा, सेम टू सेम डिट्टो सेम। चलिए कंसीडर 2 पॉइंट मास ऑफ m1 and m2 kept at a distance r from each other. If the magnitude of gravitational force between them is denoted by f, then if the mass of one is double while other is half, मतलब इस मास को डबल कर दिया 2m1 और अदर को हाफ कर दिया m2/2, ठीक है, double and other is half, and their separation increases by the factor of 3, then magnitude of gravitational force, सेपरेशन 3r कर दिया। तो पहले जो इस पर फोर्स लग रहा था इनिशियल सिचुएशन में वो लगेगा g m1 m2 by r स्क्वायर। अब यहां से ये फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू g m1 हो जाएगा तुम्हारा 2m1 और ये हो जाएगा तुम्हारा m2/2, डिस्टेंस हो जाएगा 3r का होल स्क्वायर। तो ये फोर्स आ जाएगा g m1 m2 बटा 2 से 2 कट गया, 3r का होल स्क्वायर मतलब 9r स्क्वायर। इस फोर्स को यहां पे एज इट इज पुट कर दो, तो F डैश बराबर F/9, 9 गुना फोर्स कम हो जाएगा। कितना फोर्स कम हो जाएगा 9। बताइए कोई समस्या, सर तो बड़ा आसान लगा, कोई टफ नहीं है। ये सवाल देखिए, ये मैंने आपको बेसिक मैथ में कराया हुआ है सर, बेसिक मैथ में, यस बेसिक मैथ में जीपी सीरीज पढ़ाते समय सेम ऐसा ही सवाल कराया है।
large number of identical point masses m are placed along a x-axis at x is equal to 0, 1, 2, 4 and so on. Then magnitude of gravitational force mass at the origin x बराबर 0. मतलब यहां पे एक मास है m, 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 m कहां रखा है 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे एंड सो ऑन. इस पर नेट फोर्स पूछा है. सबसे पहली बात कि ये वाला मास इसको अपनी तरफ खींचेगा. हाँ सर, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा. तो इस पर सारे फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लाएंगे. सर इस पर नहीं पूछा ना, जो ओरिजिन पे रखा है उसी पे फोर्स पूछा है. और जब इनके बीच में फोर्स लिख रहा हो तो सिर्फ इसी के बीच में फोर्स लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब तुम नेट फोर्स लिखोगे तो इनके इसके बीच में फोर्स होगा जी एम इंटू एम, एम स्क्वायर बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस 0 और 1 पे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस इसके और इसके बीच में फोर्स लिखोगे तो जी एम 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 स्क्वायर बटा ये 0 पे ये 2 पे है 2 का होल स्क्वायर प्लस जी एम 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 स्क्वायर बटा ये 0 पे ये 4 पे है तो डिस्टेंस 4 का होल स्क्वायर. तो ऑन जैसे 1 पे 2 पे 4 पे और ये 8 पे होगा तो जी एम स्क्वायर बटा 8 का होल स्क्वायर सो ऑन लिखा है ना. यहां से जी एम स्क्वायर अगर आप कॉमन निकाल दो तो बचेगा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर 1 बटा 4 प्लस 1 बटा 16 प्लस सो ऑन. बताइए. हाँ सर ये तो सही है एकदम. अब देखिए ये जी एम स्क्वायर आपका बाहर रहेगा. क्या ये जीपी सीरीज बन गया? क्या ये जीपी सीरीज बन गया? हाँ सर ये जीपी सीरीज बन गया. अगर ये जीपी सीरीज बन गया तो यहां पे फर्स्ट टर्म है आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉमन रेशियो 1 माइनस कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो क्या होगा? कोई भी टर्म उठाकर उससे पहले वाले से डिवाइड कर दो. 1 बटा 4 को 1 से डिवाइड करो तो 1 बटा 4 ही तो आएगा. तो यहां से आएगा आपका जी एम स्क्वायर इंटू 1 बटा 1 अपॉन 1 माइनस 4. तो 4 एलसीएम लो, 4 में से कितना हो जाएगा 3 बटा 4, 4 ऊपर चला जाएगा 4 जी एम स्क्वायर बाई 3, 4 जी एम स्क्वायर बाई 3, 4 जी एम स्क्वायर बाई 3 जी एम स्क्वायर बाई 3. एक बार इसको खुद ये सॉल्व करना, ये खुद कलम उठा के सॉल्व करो. कई बच्चे यहां पे होंगे जो देख के घबराएंगे कि अरे ये क्या हुआ है. अरे भाई कुछ नहीं हुआ है, तुम एक बार करो तो सही, खुद से तो करो. लिखो 1 माइनस 1 अपॉन 4, लिखो इसको 1 माइनस 1 अपॉन 4. तो 4 एलसीएम लो, 4 में से 3 हो जाएगा, नीचे का 4 ऊपर चला जाएगा. देखो मैं चाहता तो इसको स्किप कर देता, मेरा 3 मिनट बचता, तुम भी खुश रहते, ड्यूरेशन 1 घंटा. मैं नहीं हूं वो मास्टर जो मैं पीपीटी ला के इसको पढ़ के और चला जाऊंगा, 1.25 घंटे में लेक्चर खत्म करके चला जाऊंगा, 1.5 घंटे में लेक्चर खत्म करके चला जाऊंगा, तुमको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बोल दूंगा क्वेश्चन कर लो तो क्रैश कोर्स है. भाई ऐसे नहीं होता. अगर मैं ईमानदारी से तुम्हें चीजें सिखा रहा हूं तो पूरा बेसिक से सिखाऊंगा. चलो ये सवाल देखो, ये है 28 जून 2022 जेई मेन का. ठीक है, सवाल देखिए. टू ऑब्जेक्ट इक्वल मास m placed फ्रॉम ईच अदर with a force F. If 1/3 mass of the one object transfer to the other, then the new force will be. Same Coulomb's law पे इस पर रिपीटेटिवली सवाल है. सेम इन कूलम इन चार्ज इलेक्ट्रोस्टैट. सेम सवाल कि दो मास है और दोनों मास के बीच में फोर्स, एक मास से दूसरे मास पे फोर्स रख दिया, मतलब दो मास से उसके बीच में फोर्स लग रहा है, इससे कुछ मास उठाकर उसको दे दिया, कुछ चार्ज उठाकर उसको दे दिया. तो ध्यान सुनिए. टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास प्लेस्ड एट अ सर्टेन फ्रॉम ईच अदर अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स F. टू ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मास मतलब ये m है, ये ए भी m है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है. अब ये जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू जी एम एम हो गया m स्क्वायर बाई आर स्क्वायर. ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है. ठीक है. अब कह रहा है इफ 1/3 मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट ट्रांसफर टू अदर, मतलब इसमें से 1/3 मास हटा लिया, इसमें से m में से 1/3 हटाओगे तो क्या होगा m माइनस m बाई 3. ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम लोगे 3, 3m में से m जाएगा 2m बाई 3 और m बाई 3 इसमें जोड़ोगे तो m प्लस m बाई 3. अरे भाई इस मास m था, इसका 1/3 मास हटाया, तो किसी भी चीज में से 1/3 हटाओगे तो जो बचा हो कितना होगा, इनिशियल जो हटाया हो घटा दो और वही 1/3 जाके इसमें जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 4m बाई 3. अब नया फोर्स लिखोगे तो g ये मास हो गया तुम्हारा 2m बाई 3 मल्टीप्लाई ये मास हो गया तुम्हारा 4m बाई 3. तो नेट फोर्स आ जाएगा बटा डिस्टेंस का होल, इसका डिस्टेंस उतना ही रखा, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 3 3 9 इंटू F, 8 बटा 9, 8 बटा 9. फोर्स घट गया, हाँ फोर्स घट गया, फोर्स घट गया. तो सर ऐसे इस पे ये भी सवाल बनता है कि मान लो ये मास है m है, इसका 50% मास इसको दे दिया, तो दोनों इक्वल मास था, इसका 50% इसको दे दिया, तो इसमें से 50% निकालूंगा तो आधा बचेगा और m/2 निकाल लिया तो m/2 बचा, इसमें m/2 दो दिया तो ये बच जाएगा तेरा 3m/2. अब इसके बीच में फोर्स लिखोगे तो g m/2 एंड 3m/2 हो जाएगा 3m स्क्वायर बाई 4. इसको तुम पहले का फोर्स लिख सकते हो जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा F इंटू 3/4. तो ये भी घट गया 3/4. हाँ, जब भी इक्वल मासेस में से मास ट्रांसफर करते हो ना तो हमेशा फोर्स घटेगा. तो सर उस हिसाब से तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता. हाँ सही कह रहे हो सर, क्यों घटता है? देखो
जब इन दोनों का मास कांस्टेंट हो तो इनका प्रोडक्ट तभी मैक्सिमम होता है जब ये एकदम इक्वल इक्वल हो। तो इस पे एक सवाल भी बनता है इलेक्ट्रोस्टैट में और मास में कि m मास का ऑब्जेक्ट है, इसको दो बराबर भाग में बांट रहे हैं, m1 और m2 तोड़ के, इनके बीच में फोर्स कब मैक्सिमम लगेगा जब इनका फ्रैक्शन मतलब m1 और m2 का रेशियो में क्या रखूं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। जैसे मान लो ये है m 10 kg, 10 kg को दो बराबर हिस्से में मैं तोड़ रहा हूं, जैसे 4 kg, 6 kg, 2 kg, 8 kg, इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स अगर लगे, मैक्सिमम फोर्स के लिए इनका रेशियो क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमम फोर्स रेशियो क्या होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम तुमको प्रूव करके दिखाते हैं। ये 10 kg है, दो हिस्से में तोड़ रहा हूं, क्या 9 kg 1 kg में तोड़ सकता हूं, 8 kg 2 kg में, 7 kg 3 kg में, 6 kg 4 kg में, 5 kg 5 kg में, 4 kg 6 kg में। हाँ, अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर, जी m1 इंटू m2 बटा आर स्क्वायर, दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर। यहां 9 गुना वो एक क्या होगा 9, 8 गुना 2 क्या होगा 16, 7 गुना 3 क्या होगा 21, 6 गुना 4 क्या होगा 24 और 5 गुना 5 क्या होगा 25। तो प्रोडक्ट ऑफ मासेस कब मैक्सिमम आ रहा है, जब इसको मैंने 5-5 kg में तोड़ा है, मतलब 1:1। सेम चार्ज में भी बनता है, सेम चार्ज में बनता है कि मान लो कोई चार्ज है Q, अब मैं इसको दो हिस्से में तोड़ रहा हूं Q1 और Q2 में, इनके बीच में मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा जब Q1 और Q2 का रेशियो क्या हो कि इनके बीच मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। तो बोलेंगे 1:1, जब बराबर बराबर हिस्से में तोड़ेंगे, इसको ब्रेक करेंगे बराबर बराबर हिस्से में, तभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो देखो इलेक्ट्रोस्टैट का कितना केस तुम्हें पैरेलली रिवाइज कराता हुआ चल रहा हूं, पैरेलली इलेक्ट्रोस्टैट के बहुत सारे केस आप रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। तो आप ये मत समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैट आपका ग्रेविटेशन आपका हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैट भी उतने ही अच्छे तरीके से कवर हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोस्टैट भी उतने अच्छे तरीके से कवर हो रहा है। देखिए, टू आइडेंटिकल पॉइंट मास मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स देन फाइंड देयर स्पीड। देखो कह रहा है कि दो पॉइंट मास है, दोनों पॉइंट मास सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं एक दूसरे के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट बना के। जब ऐसे ये यहां है, ये यहां है, ये यहां पहुंचेगा, ये यहां, 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 ये। तो बताओ अगर इनको घूमने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है, तो कितने स्पीड से घूमेंगे जरा सोचो। अगर तुम ग्राउंड पे बैठ के देख रहे हो तो इसको घूमने के लिए जो ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना चाहिए, तो मान लो कि इसका रेडियस आर है, वो देगा, मान लो इसका रेडियस आर है, उसको घूमने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए वो चाहिए mv²/r, अगर स्पीड भी माना है तो mv²/r। वो कौन दे रहा है, इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल, इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी एम और एम, m² बटा इन दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, तो डायमीटर के बराबर मतलब 2r का होल स्क्वायर। यहां से m² से m कटेगा, m बचेगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, एक मिनट और रुके, r भी काट लेते हैं, तो ये बचा तुम्हारा v²/r इज इक्वल टू जी एम बटा 4r²। ये r से r² कटेगा, r बचेगा, तो v इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर gm बटा 4r। यहां से रूट अंडर gm बटा r रहने दीजिए, gm बटा r रहने दीजिए, 4 बाहर निकलेगा तो 1/2 आ जाएगा। सर ओमेगा पूछता तो कुछ नहीं करते, अब एक ही सवाल में 4 सवाल देखो। यहां से अगर तुमसे पूछता कि कितने एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, तो m ओमेगा² r कितना होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, m ओमेगा² इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बटा r²। ये आएगा, दोनों मासेस इक्वल है तो काट दो, m m, ये ओमेगा² r r तो r³ इज इक्वल टू जी एम आ जाएगा, r³ को चाहो तो नीचे रख दो, ओमेगा निकल जाएगा यहाँ से, ओमेगा क्या हो जाएगा रूट अंडर gm/r³। कैपिटल आर तो कैपिटल आर रखिए, कोई दिक्कत नहीं। सर इसके घूमने का टाइम पीरियड क्या होगा, ओमेगा तुम्हारा निकल गया, तो ओमेगा को लिख सकते हो 2π/T इज इक्वल टू रूट अंडर gm/r³। अब यहाँ पे बच्चा बोलेगा सर ये mv²/r कहां से आया, तो भाई ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशन चैप्टर है तो ग्रेविटेशन के सवाल पूछेंगे, उससे सर्कुलर डायनामिक्स से भी तो घुमा के सवाल पूछ सकते हैं ना, सर पूछ तो सकते हैं, तो देखो ये आ गया, पूछ तो सकते हैं, तो देखो ये आ गया सवाल। अच्छा, एक बच्चा ये भी पूछ सकता है सर ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे क्यों, एक दूसरे ग्रेविटेशनल फोर्सेस घुमा रहा है, कोई बात नहीं, एक यहां और एक यहां भी तो हो सकता है। देखो अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसके लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ होता है, हाँ सर सेंटर यहाँ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के अलावा होता है, तो ये इसका रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर सकता ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग है। अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे है तो ये यहां तो ये यहां, फिर ये यहां तो ये यहां, अभी देखो डायमेट्रिकली अपोजिट, अभी देखो डायमेट्रिकली सेंटर की तरफ ही फोर्स पास कर रहा है, ये यहां तो ये यहां, इसलिए डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे ये घूमते हैं। अब ये सवाल देखिए, देखिए जेईई मेन 2023 सवाल देखिए और सिर्फ मुस्कुराइए, मुस्कुराहट चेहरे पर है तो कमेंट बॉक्स में दिखाइए, मुस्कुरा दीजिए सर मजा आ गया,
मुस्कुराहट के साथ। टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच ऑफ मास m गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस a अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड एंगुलर स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। अभी तो निकाला क्या आ रहा था बे, gm/r क्यों नहीं, यहाँ पे गड़बड़ क्लियर कर दी ना मैंने। ये 2r डिस्टेंस 2r का होल स्क्वायर होता है ना, ये कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में हो जाता है। तो देखो gm²/r तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये 2r² हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर r को नीचे भेज दो, तो g कैपिटल m/4r3, ओमेगा बराबर आ जाएगा √g m/4r3, gm/4r3 सॉरी 4a3, ये आ गया आंसर। देखो मजा आया कि नहीं। नेक्स्ट देखो, अरे 2 सवाल थे इस पे यार, एक सवाल अच्छा मैं डिलीट कर दिया, सेम ऐसे बहुत, मतलब ये हद रिपीटेड सवाल है, हद हद मतलब बहुत बार पूछा है, बहुत बार रिपीट किया, बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, ठीक है, रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, यहां से ऐसे रॉड रखा है, इसके एक एंड से r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट मास रखा है, ठीक है, पॉइंट मास ऑफ कैपिटल M। इस रॉड और पॉइंट मास के बीच में फोर्स बताओ। यहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली वैलिड नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशन नॉट वैलिड। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इस पूरे रॉड का, ध्यान सुनिएगा, इस पूरे रॉड का जो मास है वो यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉइंट और स्फीयर नहीं है। तो सर अब सोचो, दिमाग लगाओ। तो कैसे दिमाग लगाए? अब देखो, दिमाग ऐसे लगाओ, दिमाग ऐसे लगाओ, सुनो थोड़ा ध्यान से, सुनो ध्यान से। इस पूरे मास को अगर सेंटर ऑफ मास पे मान के फोर्स लिख ले तो नहीं, गलत आएगा। ये गलत क्यों आएगा थोड़ा सोचो। अगर मैं पूरे मास को सेंटर ऑफ मास पे मान के, और ये डिस्टेंस ले लोगे, पूरा l है तो l/2, और यहां से आधा डिस्टेंस r था तो प्लस r, ये डिस्टेंस लेके अगर मैं फोर्स लिख लूं तो नहीं लिख सकते। तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत ये है, सोचो ना थोड़ा, तुम स्क्रीन पॉज करके सोचो, अगर तुम यही चीज सोच पाओगे तो कितना मजा आएगा। सोचो थोड़ा, स्क्रीन पॉज करके सोचो। ये हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इस आधे मास की वजह से जो डिस्टेंस पे फोर्स लगेगा, इस आधे मास की वजह से सेम फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स घट जाता है। अच्छा हाँ, तो ऑन एन एवरेज बीच में नहीं ले सकते। इसके वजह से जितना फोर्स लग रहा होता है, इतने वजह से उतना लग रहा होता तो ही लेते ना। तो क्या करें? तो एक काम करते हैं, हम जाते हैं यहां से इस कैपिटल एम मास से x डिस्टेंस पर, और x डिस्टेंस पर जाके इसका छोटा सा हिस्सा dx मोटाई का काट लेते हैं। अब मान लो पूरे रॉड का l लेंथ का मास m था, तो 1 यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? m/l। तो dx लेंथ का मास क्या होगा? ये dx लेंथ का मास क्या होगा? m/l इंटू dx। ये हो जाएगा आपका छोटे से लेंथ का मास m/l इंटू dx। सिंपल सी बात है, m/l ही तो तुम्हारा लेमडा होता है। तो 1 यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, तो dx लेंथ का मास हो जाएगा m/l इंटू dx। तो यहां पे ये जो मास है, क्या ये पॉइंट मास बन गया? अब तुम फोर्स इस पॉइंट मास की वजह से इस पर लिखोगे, तो g जिस पर फोर्स लग रहा है वो मास m, और ये पॉइंट मास हो गया तुम्हारा dm, बटा दोनों के बीच में डिस्टेंस x²। बताओ इतना तुम कर पाए क्या? सर कर पाए। तो F बराबर हो जाएगा g कैपिटल M इंटू dm, dm की वैल्यू रख दो, dm है m/l इंटू x, m/l इंटू dx। देखो ये है m/l इंटू dx, m/l इंटू dx, और x² पहले से, और ये जो dm मास पर फोर्स लग रहा है, छोटा सा फोर्स df होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, df का इंटीग्रेशन f, यहां से g कैपिटल M स्मॉल m और l तुम्हारा बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा? 1/x² इंटू dx, ये इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन की लिमिट बताइए कहां रखेंगे? सर किसका इंटीग्रेशन? x का। अब बताओ x क्या है? सर रॉड पे पॉइंट मास माने, तो सबसे पास में रॉड पर मास कहां काट सकते हैं? यहां पे। तो यहां से x की सबसे छोटी वैल्यू r के बराबर आएगी, और इसी x की सबसे बड़ी वैल्यू यहां तक आएगी, क्योंकि ये जो dm मास काटा है उसी का तो डिस्टेंस है। अब ये dm मास कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर सकता है? यहां से यहां तक। अब यहां से देखोगे तो x की सबसे छोटी वैल्यू बताओ। सर ये r के बराबर, और सबसे बड़ी वैल्यू r प्लस l के बराबर, तो r से r प्लस l के बराबर। अब 1/x² इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा 1/x। आएगा क्या? मैंने ऐसे लिख दिया यार, सही है क्या? चलो करके देख लेते हैं। तो x² इंटू dx का इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे इसको ऊपर ले जाओ, तो x का पावर -2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है इसमें एक जोड़ना, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 हो जाएगा। x का पावर -2 में एक जोड़ेंगे -1 डिवाइडेड बाई -1, तो -1/x आ रहा है। ओहो, -1/x। तो ये g कैपिटल M स्मॉल m/l इंटू -1/x। लिमिट रखोगे r से r प्लस l,
तो ये हो गया G कैपिटल M स्मॉल m बाई L माइनस बाहर निकाल लो, पहले अपर लिमिट रखोगे 1/r प्लस L माइनस लोअर लिमिट रखोगे R, एलसीएम ले लो इसका, तो R प्लस L इंटू R और ऊपर हो जाएगा R माइनस L, तो R से R कट गया, माइनस L बचा यहां पर, ठीक है। G mm बाई L है, देखो ध्यान से, ये माइनस जो पहले से बाहर से निकाला था ये वाला, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, ठीक है, ओके। ये L से ये L तुम्हारा कट जाएगा, देखो ना भाई ये L है, यहाँ पे रखोगे L से कट जाएगा, तो G कैपिटल M स्मॉल m बटा R इंटू R प्लस L, ये आंसर है। अब ढंग से देखोगे तो इसको तुम डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, इतना इंटीग्रेशन सच में एग्जाम में आ गया तो भाई कैसे करोगे, थोड़ा लंबा तो है, तो इसको याद भी रख सकते हो कैसे, देखो ऐसे देखो, डायरेक्ट तुम एम स्टार से समझना, नहीं तो मैंने पूरा इंटीग्रेट करके समझा, एक एक स्टेप करके समझा है, और ये तभी तुम्हारे दिमाग में ज्यादा हिट करेगा जब तुम यहीं से कॉपी से ये पूरा खुद करो, लिमिट रखो। F बराबर रॉड का मास, पहले G रॉड का मास स्मॉल m, पॉइंट मास m बटा यहां से रॉड का पहला डिस्टेंस कितने पर R पे, और रॉड के दूसरे एंड का डिस्टेंस कितना है, देखो यहां से ये R और ये L, दोनों डिस्टेंस को, रॉड के दोनों एंड के डिस्टेंस को प्रोडक्ट कर दो। सेम चार्ज में भी ऐसे लग जाएगा कि मान लो एक चार्ज रॉड है और यहां पे एक चार्ज रखा हो, इन दोनों के बीच में फोर्स कैसे लगेगा, ये लगा सकते। क्लियर भाई, मुझे डर लग रहा है, तुम ये कर लोगे ना, इंटीग्रेशन करके दिखाया था -1/x है, माइनस बाहर चला जाएगा, यहां पे रखो r प्लस एक्स माइनस ये लोअर लिमिट रखो, एलसीएम लिया मैंने, ये एलसीएम ये बाहर प्रोडक्ट रहेगा एज इट इज, ये एलसीएम लिया तो ये टर्म आया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एल से एल कट गया, ये नीचे टर्म बचा, ये ऊपर G कैपिटल M स्मॉल m, G कैपिटल M स्मॉल m बट R इंटू R प्लस L। अगर इसको विजुअलाइज करोगे तो डायरेक्टली दिमाग में वो तुम्हारे हिट करेगा, नहीं तो मैंने पूरा इंटीग्रेट करके बेसिक से कराया, पूरा इंटीग्रेट करके किससे किया हमने, बेसिक से किया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ा हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो क्या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन याद है, हाँ सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज। तो किसी भी क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो निकाल लो और क्यू से डिवाइड कर दो तो एक यूनिट चार्ज पे फोर्स आ जाएगा। इसका यूनिट होता है फोर्स बटा चार्ज न्यूटन पर कूलम, ये वेक्टर होता है, एलोंग फोर्स होता है, एलोंग फोर्स होता है, याद करिए। क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर ये मान लो निगेटिव चार्ज है, आर डिस्टेंस पर फील्ड लिखना है तो ई बराबर आपका आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव चार्ज की वजह से इधर ही होगा। लेकिन यहां पे ग्रेविटेशन में एक ही मास होता है, सुनो, ये एम मास की वजह से आर डिस्टेंस पर एम नॉट पर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू कितनी है, तो जी कैपिटल एम एम नॉट बाई आर स्क्वायर। अब ये फोर्स हमने निकाल लिया, हाँ ठीक है, मुझे यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तो हम लिखेंगे जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो एम नॉट मास पे लग रहा है, अगर उसी मास से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 1 kg पर लगने वाला फोर्स। तो एम नॉट से डिवाइड करोगे जी कैपिटल एम एम नॉट बटा आर स्क्वायर इंटू एम नॉट, मैंने फोर्स की वैल्यू रख दी, एम नॉट से एम नॉट कट गया, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट मास का क्या आ रहा है, जी एम बाई आर स्क्वायर, सेम नहीं है, के क्यू बाई आर स्क्वायर जी एम बाई आर स्क्वायर, जो वहां पे के होता है यहां पे जी होता है, वहां पे जो चार्ज है यहां पे ये मास है, वहां का भी डिस्टेंस यहां का भी डिस्टेंस, देखो एकदम सेम टू सेम। तो जितने सवाल ग्रेविटेशन में आपने फोर्स वाले किए, मैं आपको दिखाऊं, ये सवाल जो आपने फोर्स वाला किया है क्या एग्जैक्टली सेम सवाल वहां पे बन सकता है, 3 चार्ज रख दिया, अब बताओ इस चार्ज पर बाकी तीनों के वैसे फोर्स, देखो मैं एक साथ आपको दोनों पढ़ा के दिखाता हूं, तो फोर्स आ जाएगा इस पर लगने वाला √3 के क्यू स्क्वायर बाई डिस्टेंस एल स्क्वायर, देखो इसके जैसा, ये क्या है, √3 जी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर, √3 के क्यू स्क्वायर बी एल स्क्वायर, देखो वहां का जी यहां का के, वहां का मास यहां पर का चार्ज, वहां भी डिस्टेंस एल यहां भी डिस्टेंस एल, सेम फोर्स आ जाए। सर तो बहुत मजेदार है, हाँ, स्क्वायर में देखोगे ये क्यू 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 क्यू, इस पर फोर्स देखो, डिट्टो कॉपी कर ले, सेम पैटर्न सेम कंसेप्ट, यहां पर सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर एक चार्ज रख दे, इस पर फोर्स बताओ, सिमेट्रिक चार्ज है इस वहां पे रख दिया, अगर मैं सिमेट्रिक चार्ज ना लू, ऐसा लू कि बताओ भाई ये चार्ज क्यू ये चार्ज क्यू ये चार्ज क्यू, इस पर स्मॉल क्यू रख दिया, इस पर फोर्स बताओ, सीधा लिखोगे कितना फोर्स आया था, देखो तो लिखोगे 2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर, ये आंसर आएगा, देख लो मिला के, देख लो मिलाकर, खुद करो, तुम 12th में तो इतना तो पढ़े ही होगे। हाँ सर, ये देखो यहां पे चार्ज क्यू और यहां पे मान लो 9 क्यू,
बताओ इस क्यू को कहां रखे कि इस पर फोर्स 0 लगे, यही आंसर आएगा r/4। क्या बात कर रहे हो? हाँ देखना, ये क्यू, ये 9q, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, एक स्मॉल क्यू मैंने रखा x पर। बताओ इस पर अगर फोर्स 0 लग रहा है तो x की वैल्यू कितनी होगी? r/4। जो आया है वही आएगा, जो आया वही आएगा। तो आज के आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, उसका रिवीजन भी करा दिया और सेम पैटर्न पे तुमको इलेक्ट्रोस्टैट भी पढ़ा दिया, सेम। अब बताओ यहां पर सर क्या बताएं, देखो ये मास m1 है, ये मास m2 है। अगर मैं यहां पे चार्ज रख दूं, चार्ज को डबल कर दिया और डिस्टेंस को मैंने कर दिया 3 गुना, बताओ फोर्स कितना गुना हो जाएगा? F/9। इलेक्ट्रोस्टैट में यहां से क्या, देखो ये चार्ज वाला करा है, ये देखो चार्ज वाला करा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, 2 पॉइंट चार्ज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ड्यू टू देयर म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बताओ इसकी स्पीड क्या होगी? स्पीड होगी रूट अंडर, बताओ क्या है? k/k ओमेगा आ गया, v भी तो निकाला था कहीं, हाँ v दे आगे, देखो v बराबर gm/4r, ये हो जाएगा kq/4r। ओ माय गॉड सर, बिल्कुल ऐसा एकदम। हाँ यही तो ब्यूटी है फिजिक्स का। मैंने तुमको क्या बोला था? मैं कम चीज पढ़ाऊंगा, ज्यादा सिलेबस कवर करूंगा। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो एमआर स्टाइल ओपी, एमआर स्टाइल ओपी बता दो अगर तुमको समझ में आया तो। ये देखो रॉड में भी ऐसे निकाल सकते हो, लिनियर चार्ज है तो रॉड में भी निकाल सकते हो। उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। फील्ड का मतलब क्या होता है? फील्ड का मतलब एरिया, माहौल, माहौल मतलब सिनारियो, भौकाल। तो ये जो फील्ड का मतलब है कि m मास का ऑब्जेक्ट अपने r डिस्टेंस पर 1 kg ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगाएगा, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसी को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। आओ समझते हैं तरीके से। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। मतलब किसी पॉइंट पे तुमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो वहां पे 1 kg मास रख के तुम फोर्स निकाल दो, वही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। देखो जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, वहां पे 1 kg ऑब्जेक्ट रख के उस पर फोर्स निकाल दो, वही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। 1 kg रख के फोर्स निकाल दो, वही तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा। क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वही आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वही आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, हाँ सर वेक्टर होगा। ये फोर्स न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट होगी, फोर्स बटा मास न्यूटन पर केजी। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स, जिधर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा उसी के डायरेक्शन में होगी। ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ये फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। इस m मास की वजह से r डिस्टेंस पर फील्ड कितना हो? फील्ड मतलब है कि 1 kg मास पर ये जितना फोर्स लगाएगा वही तो इसका माहौल है। यहां पे 1 kg मास रख दो और यहां पे फोर्स लिख दो, तो F बराबर होगा G, 1 kg मास है तो m इंटू 1/r²। ये आ गया फोर्स, ये आ गया फोर्स। और इसी फोर्स को हम न्यूमेरिकली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। न्यूमेरिकली मतलब इतनी ही वैल्यू आएगी फील्ड की। वैसे डायमेंशन वाइज देखेंगे तो फोर्स, मान लो m0 मास रख के इस पर फोर्स निकाली और m0 से डिवाइड किया तो 1 kg के बराबर आ जाएगा ना। तो न्यूमेरिकली ये gm/r² आ जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट वाइज देखोगे तो न्यूटन पर केजी आता है। न्यूटन पर केजी कैसे आता है? क्योंकि हम ये कैलकुलेट करने का मेरा तरीका क्या है? कैलकुलेट करने का तरीका है m मास की वजह से फील्ड निकालना है, तो हम यहां पे एक m0 मास मानते हैं और इस पर फोर्स लिखते हैं, तो F बराबर G, ये मास इस पर कितना लगाएगा तो m इंटू m0/r²। ये फोर्स आ गया न्यूटन में। फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट मास, तो ये फोर्स रख दिया Gm m0/r² और m0 से डिवाइड किया। देखो ना m0 से डिवाइड किया तो ये फोर्स निकाला तो रख दिया, m0 से डिवाइड कट गया तो Gm/r² आ गया। हाँ ये तुम्हारा न्यूटन पर केजी, ठीक है, ओके सर। अब ये न्यूमेरिकली अगर देखोगे तो Gm/r² मतलब 1 kg पर रख के जितना फोर्स हमारा लगेगा उसी को हम फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर 1 kg पे फोर्स लगा तो न्यूटन है, यहां पे न्यूटन पर केजी कह रहे हो। देखो m लिख के फोर्स निकाला और m0 से डिवाइड कर, डिवाइड किया m0 से, हाँ तो फोर्स तो न्यूटन पर केजी आ गया, तो फोर्स आ गया तुम्हारा न्यूटन में और मास से डिवाइड किया पर केजी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी सर? न्यूटन पर केजी, ठीक है। अब m0 से मल्टीप्लाई करके m0 से डिवाइड ना करो, मैं डायरेक्टली 1 kg पर फोर्स निकाल दूं, इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है कि नहीं? Gm/r²। तो न्यूमेरिकली जो ग्रेविटेशनल फोर्स 1 kg पे लगता है उसी को इंटेंसिटी कहते हैं, है ना। और डेफिनेशन वाइज क्या होता है कि किसी m0 पे आप फोर्स निकाल लो और उसी m0 से डिवाइड कर दो। तो बेस्ट तरीका तो ये है, लेकिन सवाल सॉल्व करने का तरीका ये आप यूज कर सकते हैं। क्लियर?
अब इसका डायरेक्शन पे चर्चा करोगे तो ये मास m है, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तुम ऐसे समझ लो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है इस, मान लो m मास हमने लिया, इससे r डिस्टेंस पर इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा gm बटा r स्क्वायर, बस खत्म, gm बटा r स्क्वायर। तुम वहां पे m नॉट मास मानो, उस पर फोर्स लिख लो, फिर m नॉट से डिवाइड कर लो, m नॉट से m नॉट कट के यही आ जाएगा। बोलो फील आ गया? हाँ सर। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो मान लो यहाँ पे m नॉट रखो, 1 kg रखो, इस 1 kg पर किधर फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ। तो क्या पीछे की तरफ फोर्स नहीं आया? हाँ, तो आप वैल्यू बुद्धि फॉर्मूले से निकालो और डायरेक्शन बुद्धि से निकालो। तुम इस मास की वजह से जैसे यहां पे फील्ड देखोगे, इसकी तरफ आएगा, यहां इसकी तरफ आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन पॉइंट मास की वजह से, ठीक है? ओके। अब फोर्स के जितने भी सवाल थे 90% सवाल यहां पे रिपीट हो सकते हैं। सर 90% सवाल कैसे? तो 90% सवाल देखो, सबसे पहले तो मान लो बेसिक सवाल कराता हूं, फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एबव ड्यू टू गिवन 2 पॉइंट मास। मान लो यहां पे फील्ड निकालना है मुझे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है मुझे यहां पे, ठीक है? 2 पॉइंट मास दिया है, एक m मास l पर और ये m मास यहां से l पर है, तो यहां से 2l पे हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। अब इस मास का यहां पे फील्ड बताओ। तो मास का फील्ड तूने बोला था सर ये आएगा gm बटा ये डिस्टेंस l स्क्वायर, डायरेक्शन इस मास की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है तो फील्ड इंटेंसिटी भी मास की तरफ अट्रैक्टिव। इस मास का बताओ यहां पर सर, इस मास का अगर मैं निकालूं तो मास m, तो gm बटा डिस्टेंस हो गया l और l, 2l का होल स्क्वायर। दोनों की डायरेक्शन पीछे है तो नेट फील्ड में दोनों जोड़ दोगे तो gm बाई एल स्क्वायर प्लस gm बाई 4l स्क्वायर, दैट्स इट। तो बड़ा आसान लगा ये तो। यस, यहां देखो, यहां पे m मास है, यहां पे m मास है, बीच में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ। तो इसके वजह से इसकी तरफ आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और इसकी तरफ से इस तरफ आएगा। बताओ यहां पे फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? 0। अब सुनो, अब अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि मान लो यहां पे 1 kg का मास रख देता और इस पर नेट फोर्स निकालता, तो इस m की वजह से 1 kg पर फोर्स लिख लो, पीछे की तरफ अट्रैक्टिव, और इसकी वजह से 1 kg पर फोर्स लिखो, आगे की तरफ अट्रैक्टिव, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। हाँ सर, एकदम 0 हो जाएगा। यहां देखो, m मास की वजह से यहां पे फील्ड देखो, पीछे की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स I बराबर gm बटा एल स्क्वायर, जैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, यही के क्यू बाई आर स्क्वायर, gm बाई एल स्क्वायर। इसके वजह से बोलो सर इधर आ जाएगा gm बटा एल स्क्वायर, नेट फील्ड आपका इधर आ जाएगा √2 gm बाई एल स्क्वायर। बोलो सर मजा आ रहा है? इधर देखो, ये m मास की वजह से इधर फील्ड और इसका इधर फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 120, नेट फील्ड इधर आ जाएगा और ये gm बाई एल स्क्वायर। फोर्स में क्या होता है? gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होता है gm बाई एल स्क्वायर। इस मास की वजह से देखो gm बाई एल स्क्वायर, इसके मास की वजह से gm बाई एल स्क्वायर, इसके वजह से इधर gm बाई एल स्क्वायर। बोलो समझ में आया कि नहीं? सर आसान है। अब ट्रायंगल वाला सवाल देखो जो तुमने किया था पहले। तो कौन सा ट्रायंगल वाला? ये ट्रायंगल वाला। मान लो यहाँ पे पॉइंट मास m है, ये पॉइंट मास m है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। पहले तूने सवाल क्या किया था? m मास था, ये m मास था, इस पर तुमने इन दोनों की वजह से फोर्स निकाला था ना। यहां पे तुम्हें इन दोनों मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सर 1 kg का मास रख के फोर्स निकाल लेते हैं। हाँ भाई, ये तू वैसे भी तू जानता है कि इस m की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इसी मास की तरफ आएगी, I बराबर g, ये मास m बटा डिस्टेंस a स्क्वायर। तो देख इलेक्ट्रिक फील्ड k q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फील्ड gm बाई मास का gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, बस gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वैल्यू निकाल फॉर्मूले से और डायरेक्शन बुद्धि से देख, मास की तरफ अट्रैक्टिव। वैल्यू बुद्धि से और डायरेक्शन, सॉरी, वैल्यू फॉर्मूले से और डायरेक्शन बुद्धि से, ये सब लोग कमेंट करेंगे आज के। वैल्यू फॉर्मूले से किसी m मास की वजह से कितना फील्ड आएगा? gm बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, gm बाई एल स्क्वायर, डिस्टेंस a है तो a स्क्वायर, gm बाई a स्क्वायर। तो वैल्यू फॉर्मूले से और डायरेक्शन बुद्धि से, वैल्यू फॉर्मूले से डायरेक्शन बुद्धि से ये सारा सॉल्व हुआ है, तभी आपके लिए आसान हुआ है। देखिए, तो इधर क्या लगेगा? gm बाई a स्क्वायर, और इधर क्या लग जाएगा? I बराबर g, ये मास है आपका m बटा डिस्टेंस a स्क्वायर, दोनों के बीच में एंगल बताइए 60 डिग्री। तो नेट फील्ड आपका क्या आ जाएगा? √3 gm बाई a स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे 1 kg फोर्स रख के निकालो तो ये तो आएगा, यहाँ पे m की जगह पे 1 kg दिख रहा है आपको, बस। हाँ सर, और अगर m होता तो यही तुम्हारा फोर्स देखिए क्या आया था, √3 gm बाई m इंटू m बटा a स्क्वायर। और ये भी छोड़ो, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैट की बात करूं, ये चार्ज क्यों है, ये चार्ज क्यों है, यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा k q बाई
ए का होल स्क्वायर इंटू रूट 3, वेरीफाई करके बताओ, वेरीफाई करके बताओ, और साथ में ये कमेंट करो कि इलेक्ट्रोस्टैट तुम्हारा रिवाइज हो गया कि नहीं। के क्यू रूट 3 बाई ए स्क्वायर 100% यही आएगा, धुआंधार, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। यहां पे बताओ सर पहले वाला फॉर्मूला लिख के उसमें इस मास को एक केजी पुट करते हैं। हाँ देख आई बराबर आएगा, और वेरीफाई करके बताना, यह आ जाएगा तेरा जी एम बटा डिस्टेंस एल का होल स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 1/2। यह है, देख ले देख ले, दिखाऊं दिखाऊं, चल मैं तुमको दिखाता हूं, चल मैं तुमको दिखाता हूं, चल मैं तुमको आज दिखा ही देता हूं। देख ये क्या आया था, फोर्स बता, जी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर है, हाँ सर, जी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, जी एम स्क्वायर बी एल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2। तो इस एम स्क्वायर में एक मास एम था, दूसरा भी एम था, एक केजी रख दो, तो जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, जी एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, यह आ जाएगा जी एम बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, जी एम बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, जी एम बाई एल स्क्वायर रूट 2 प्लस, सॉरी रूट 2 प्लस 1/2, एकदम सेम है कि नहीं? कैसा महसूस हो रहा है आपको ये बताइए। अब यहां पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, क्यू क्यू क्यू, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई डिस्टेंस एल स्क्वायर, अगर डिस्टेंस एल है तो रूट 2 प्लस 1/2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, निकाल बताओ बताओ। अब फोर्स इलेक्ट्रिक हो, ये फोर्स ग्रेविटेशन हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, या ग्रेविटेशनल फील्ड हो, सिमेट्रिक मास अगर रख दे मैं सिमेट्रिक पॉलीगॉन के, तो सेंटर पे फोर्स 0 था, 1 केजी मास रख के भी फोर्स निकालूंगा तो 0 ही आएगा। हाँ, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ क्या होगा, 0। इस सेम और इस मेम की वजह से सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, 0। यहां पे देखिए ये एम अभी आज ही पढ़ा है, फोर्स वाली बात है, फोर्स वाली बात है, फोर्स वाली बात है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए 0, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए 0, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताइए 0। अगर एक मिसिंग है तो मिसिंग है, तो जैसे फोर्स लिख रहे थे वैसे ही फील्ड लिख के वेक्टर सम करेंगे। अब इसी में आप इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट लगा दीजिए, क्यू 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 एंड क्यू, बताइए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। सोचिए आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बताइए। यहां पे मास रखा है एम, ये मास रखा है, ये मास रखा है, ये मास रखा है, ये मास रखा है, साइड लेंथ एल है, तो हेक्सागोनल में याद रखिएगा कि अगर साइड लेंथ एल है तो सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस भी एल होती है। बताइए यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा, आराम से सोच के बताइए कितना होगा। मैं आपको हिंट देता हूं, 4 पेयर कैंसिल हो जाएंगे, कितना, 1 2 सॉरी 2 पेयर कैंसिल हो जाएंगे, और 1 पेयर की वजह से फोर्स आएगा, बस 1 का आएगा। बस निकालिए यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड, मैंने कराया हुआ है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताइए। बताइए यहां पे कोई मास नहीं रखा है, ठीक है, पहले सवाल मैंने यहां पे मास रखा था और बाकी सब की वजह से इस पर फोर्स पूछा। अब मैं कोई मास नहीं रख रहा हूं, मैं ओरिजिन पे खाली जगह है, इस मास का फील्ड निकालो, इस मास का फील्ड निकालो, इस मास का फील्ड निकालो, नेट फील्ड आ जाएगा तुम्हारा 4/3 GM। बताओ ऐसा क्यों आएगा, और आज ही मैंने प्रूफ किया, आज ही, और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, नेट फील्ड जो ओरिजिन पे आपने निकाला है 4/3 GM, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 4/3 KQ। अगर यहां पे क्यू 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 रखा है और यहां पे फील्ड निकालो, बताओ कैसा लगा, देखा ग्रेविटेशन का जलवा, सब कर दिया हलवा, देखा तूने ग्रेविटेशन का जलवा, सब कर दिया हलवा। एक बात बता, 12th में अगर तूने पढ़ा होगा, मैं ज्यादातर मान सकता हूं कि इसमें 12th वाले बच्चे नहीं, अगर 11th वाले बच्चे हैं तो 11th वाले बच्चे ग्रेविटेशन तो पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत। ये बता, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिंग पे चार्ज रखा है क्यू, अगर ये रेडियस है आर, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, याद कर, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अगर तुमको समझने में दिक्कत है तो एक फील दिलाता हूं कि सेंटर, सिमेट्रिक चार्ज रिंग के सेंटर पर फील्ड कितना होता है, 0। सेंटर पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेंटर से एक्स जाके मेजर करो, अगर सेंटर पर ही मेजर करूं तो इफ एक्स की वैल्यू 0 रखूं तो फील्ड कितना आना चाहिए, 0। तो अगर ये फॉर्मूला सही है तो यहां पे फील्ड 0 आना चाहिए। देख एक्स को 0 रख देंगे, 0 इंटू के क्यू क्या आ जाएगा, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा क्या आ रहा है बताओ, 0 ही आ रहा है। सोचो इसका ग्राफ आपने कैसा पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। देखो यहां से पहले बढ़ाने पे बढ़ता है, फिर पीक पे जाता है, फिर डिक्रीज होने लगता है, R इज इक्वल टू कैपिटल R बाई रूट 2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा रहा, बस याद करा रहा हूं, ऐसा होता है। चलो आप याद करा के क्या प्रूफ करना चाहते हो, आखिर क्या कहना चाहते हो आप याद करा के,
हमको क्या बताना चाहते हो याद करा के, क्योंकि इसी चीज में सिर्फ जो के था उसको जी कर दो, जो मास था उसको सॉरी जो चार्ज था उसको मास कर दो, रिंग का ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा। ये देखिए आपका रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, सेंटर से x डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड आता है g, वहां पर k, q के जगह पे m, x बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। सर एकदम मजेदार चीज बता दिया गुरु। यहां पे अगर मैं आई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊंगा वैसा ही बनेगा जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का बना था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा r/√2 पर। अब इसका डेरिवेशन तुम लाख कर लो, लेकिन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ रहे हो, डेरिवेशन तुमको नहीं करना है, तो इस पैटर्न को याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही कई बार यूज होता है ना। तो तुमको एक ही चीज में याद करने के लिए बोल रहा हूं, ये पैटर्न रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, के क्यू एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये होता है के जगह जी एम एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3। अब यहां पे रखो ना, अगर तुम x को 0 रख दो, बताओ यहां पे x 0 रखने पे फील्ड कितना आएगा? सर 0 आ जाएगा। अगर x को बहुत बड़ा रख दो, मतलब ये रिंग छोटा है और इसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर देख रहे हो, तो x को बहुत बड़ा रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, x बहुत बड़ा तो r छोटा है, तो r बहुत छोटा तो r का होल स्क्वायर और छोटा होगा, छोटे को इसमें ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आई बचेगा तुम्हारा जी एम एक्स बटा एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा जी एम एक्स बटा एक्स क्यू, एक्स क्यू कटेगा एक्स स्क्वायर, आई बराबर आ गया जी एम बटा एक्स स्क्वायर। आई बराबर क्या आ गया? जी एम बटा एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा फील्ड आ गया, देखो ये तुम्हारा फील्ड आ गया जी एम बटा एक्स स्क्वायर। बताओ मजे आए कि नहीं आए तुमको इसमें? तो बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत आसान लगा गुरु जी एम बटा एक्स स्क्वायर। बहुत आगे वाले डिस्टेंस पे बहुत दूर जाएंगे तो बहुत दूर चले जाओगे तो ऐसे ही रिंग तुम्हारा बहुत छोटा सा एक पॉइंट मास जैसा दिखाई देगा। रिंग कैसा दिखाई देगा? पॉइंट मास जैसा दिखाई देगा। बोलो, थोड़ा टाइम लगा लेकिन मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से दो चैप्टर साथ पढ़ाए। अब ये मत बोल देना कंफ्यूजन है ना, के को जी और क्यू को एम, ठीक है। चलो इधर देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फीयर, स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज और यहां पे, एक चीज और, मान लो रिंग है और रिंग का मास m है, रेडियस r है, यहां से x डिस्टेंस पर ये मैं एक पॉइंट मास रख दूं m0, इस रिंग की वजह से इस पर फोर्स पूछूं तो कैसे निकालोगे? तो देखो यहां पे फॉर्मूला, I बराबर तुमने क्या पढ़ा था? I बराबर पढ़ा था फोर्स ऑन अ यूनिट मास बटा m0, यही तो पढ़ा था। हाँ, तो किसी m0 पे जो लगने वाला फोर्स है उसी को m0 से डिवाइड किया था तभी तो फील्ड आया था। फील्ड कैसे आया था? सर कोई m0 मास रखा था, उस पर फोर्स लिख लिया था, m0 से डिवाइड किया था। तो देखो मान लो कि 5 केजी पर फोर्स लग रहा है कुछ F, ये 5 केजी पर फोर्स लग रहा है और 5 केजी से डिवाइड कर दूंगा तो 1 केजी का फोर्स आ जाएगा। तो मान लो m0 पे फोर्स लग रहा है, m0 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1 केजी का फोर्स आएगा। तो ये तुम्हारा जो m0 पे फोर्स लग रहा था उसी को m0 से डिवाइड किया तो ये आ गया 1 केजी का फोर्स। इसी m0 को यहां ले जाऊंगा तो m0 इंटू आई क्या हो जाएगा? सर F की वैल्यू। हाँ, तो आई क्या होता है वैसे न्यूमेरिकली? आई क्या होता है न्यूमेरिकली? आई होता है 1 केजी पर फोर्स। 1 केजी पर जो फोर्स लगता है उसको आई बोलते हैं। हाँ, तो m केजी पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? एम आई। अरे यार, 1 केजी पर फोर्स लग रहा है वो आई है, 2 केजी पर फोर्स 2i, 3 केजी पर फोर्स 3i, 4 केजी पर फोर्स 4i, तो m पर मास क्या होगा? m के मास पर फोर्स क्या होगा? mi। तो देखो यहाँ पे i बराबर f बटा m नॉट। बोलो 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 बोलो, i बराबर f बटा m नॉट, तो f बराबर होगा m नॉट आई। f बराबर क्या होगा? m नॉट आई। क्या आसान है? आसान। तो यहां पे अगर हमने फोर्स m नॉट पे लिखना है तो हम i निकाल लेते हैं। फोर्स बराबर क्या होगा? एम आई। अरे भाई आई बराबर एफ बाई एम, तो एफ बराबर एम आई। हाँ सर, जैसे वहां पे होता है एफ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एफ बाई क्यू, क्यू को यहां ले जाओ तो एफ बराबर क्यू ही तुमने हजारों बार पढ़ा होगा। अब बताओ एकदम सेम है कि नहीं? जैसे 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 एफ बराबर सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ बराबर क्यू ई होता है। हाँ, उसी तरीके से जैसे आई बराबर एफ बाई एम तो एफ बराबर एम आई। चलो एम आई हो गया, एम मास पर लगने वाला फोर्स, एम नॉट मास है तो एम नॉट रख देंगे, तो एम नॉट इंटू जी कैपिटल एम एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आएगा। सर बिल्कुल आएगा। अगर मैं कहीं पे आई लिख लेता हूं तो 1 केजी का फोर्स पता है, अगर 2 केजी होगा तो दुगना कर देंगे, 3 केजी होगा तो 3 गुना कर देंगे। तो 1 केजी पर हमें फोर्स पता आई तो आई रख दिया हमने जो निकाला था और एम नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया तो एम नॉट पे लगने वाला फोर्स आ जाए। ये क्या है? जी एम नॉट एक्स बटा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2।
तो कहीं पे मुझे आई पता है, मतलब 1 केजी पर फोर्स पता है। अगर कोई पॉइंट मास वहां पे रखा है तो उस पर फोर्स निकालने के लिए हम उस मास से मल्टीप्लाई कर देंगे आई को, मुझे फोर्स मिल जाए। क्या ये भी बात आपको समझ में आता है? अब नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं यही तुम्हें, अगर तुम 12th के स्टूडेंट हो, बोर्ड में पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो मैं तुमको यहां से रिलेट करूं और मैं ये लिख दूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर। कौन सा स्फीयर? हॉलो स्फीयर। मतलब चार्ज यहां पे कहां होगा? सरफेस पर। तो हॉलो स्फीयर पे अगर सरफेस पर चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? हॉलो स्फीयर के अगर सरफेस पे चार्ज है तो उसके रेडियस आर है, ये सेंटर है, तो बाहर में मान लो आर डिस्टेंस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, अंदर में निकालना। तो मुझे बताओ सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सर जीरो। क्यों? क्योंकि स्फेरिकल चार्ज है, जीरो होगा। यहां पे गॉस लॉ से भी तुमने प्रूव किया होगा, याद करो, कि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो समझो ये स्फीयर है, तो हॉलो स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे गॉसियन सरफेस लेंगे और इसमें इनक्लोज चार्ज देखेंगे तो जीरो आएगा। तो अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। सरफेस पर कितना हो जाता है? तो सरफेस अब आप लिख सकते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। सरफेस पर फील्ड लिखते समय सारे चार्ज को सेंटर पर मानोगे, डिस्टेंस कैपिटल आर। और अगर बाहर में कहीं जाके फील्ड लिख रहे हो, बाहर में कहीं जाकर फील्ड लिख रहे हो, बाहर यहां पर, तो यहां पर जब फील्ड लिखोगे तो इस पूरे चार्ज को सेंटर पर मान लो। यही कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, आपने पढ़ा था गॉस थ्योरम, यही कहते हैं यहां पे फील्ड लिखने के लिए अगर सॉलिड स्फीयर के अंदर फील्ड लिख रहे हो तो जीरो, क्योंकि अंदर में कोई चार्ज इंक्लोज ही नहीं है। बाहर में लिख रहे हो तो सारे चार्ज को सेंटर पर मानोगे और सेंटर से डिस्टेंस कितना? आर, तो आर स्क्वायर आ जाएगा। इसका ग्राफ भी तुमने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो। देखो ग्राफ बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे जीरो, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस पे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो 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 जीरो, कहां तक? स्मॉल बराबर कैपिटल आर तक। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा सरफेस पर और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक घटेगा। यही तो ग्राफ आपने बनाया था, बताइए। हाँ सर। अब सेम वहां से आप क्या करो, हॉलो स्फीयर के लिए अब फील्ड लिखने के लिए सेम टू सेम, एकदम डिट्टो सेम, मास सेम, रेडियस आर, तो सेंटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड आपका हो जाएगा जीरो, अंदर में कहीं भी हो जाएगा जीरो, क्योंकि जैसा वहां पे चार्ज फोर्स लगाता है, यहां पे मास का केस है। और सरफेस पर हो जाएगा, बताओ सरफेस पर क्या लिखो? सर सरफेस पर लिखो आप, बताओ के क्यू बाई आर स्क्वायर था, जी एम बटा आर स्क्वायर सरफेस पर। और आउटसाइड लिखते समय तो देखो वैसे भी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मास और स्फेरिकल सिमेट्री के लिए वैलिड है। हाँ सर, पॉइंट मास और स्फेरिकल सिमेट्री के लिए वैलिड है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, बाहर में लिखने के लिए इस सारे मास को सेंटर पर मान लो, तो ये डिस्टेंस स्मॉल आर हो जाएगा, तो फील्ड आ जाएगा तुम्हारा जी एम बाई आर स्क्वायर आउटसाइड। ग्राफ क्या बनेगा? तो आई वर्सेस आर का ग्राफ यही बनेगा। बाहर में फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां तक जीरो। कैसा लगा? कोई अगर 11th का स्टूडेंट है, वो अगर यहां पे पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको हो सकता है थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये सब नहीं पढ़ा है। लेकिन जब तुम ये पढ़ लोगे ना, तब देखो कितना तुमको मोक्ष मिलेगा। तुमको पहला चैप्टर 12th का ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं। पहला चैप्टर 12th का तुमको ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। अब यहीं पे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर लिखूं, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। उसी तरीके से यहां पे फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर अगर यूनिफॉर्मली चार्ज हो, अब बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? तो बाहर में जब तुम कोई भी फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कोई सा भी फील्ड लिखो बाहर में, तो सारे चार्ज को सेंटर पर मान के लिखोगे, चाहे चार्ज तुम्हारा हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर पे। तो अगर तुम यहां पे बैठ के इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, तो सारे चार्ज को सेंटर पर मानोगे आर डिस्टेंस पर, यही होगा तुम्हारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर डिस्टेंस। जब भी तुम आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तुम सारे चार्ज को सेंटर पे मान लो। तो डिस्टेंस सेंटर से क्या हो गया? सरफेस पर चार्ज को सेंटर पे मान के लिखोगे तो सरफेस का डिस्टेंस कैपिटल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर 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 सेंटर से अंदर स्मॉल आर पे कहीं देख रहे हो, तो आपको क्या करना है, ये वाला चार्ज जो अंदर आएगा वही इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर पाएगा। ये बाहर वाले
हॉलो स्फीयर जैसे चार्ज हो जाएंगे। जैसे ये हॉलो स्फीयर पे चार्ज है, हॉलो स्फीयर पे चार्ज है, तो तुम यही कहते हो ना कि इसके वजह से इसका अंदर में इफेक्ट जीरो होगा। उसी तरीके से इस वाले पूरे सेक्शन के अंदर जो चार्ज आएगा वो हॉलो स्फीयर की तरह, सॉलिड स्फीयर की तरह यहाँ पे फील्ड निकालेगा, अंदर वाला इनक्लोज चार्ज। ये वाला चार्ज इस स्फीयर के लिए, इस पॉइंट के लिए जो इमेजिनरी स्फीयर मानोगे उसका इफेक्ट यहाँ पे जीरो होगा। और ये वैल्यू आती है आई बराबर के टोटल चार्ज क्यू इंटू डिस्टेंस। मान लो यहां से हमने आर माना है तो आर बटा कैपिटल आर क्यू, ये आता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। के क्यू स्मॉल बटा कैपिटल आर क्यू, याद करिए। हाँ सर बिल्कुल आता है। अब देखो सॉलिड स्फीयर का तुम ध्यान से मजेदार तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सॉलिड स्फीयर का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा गुरुजी? डर लग रहा है सर? डरने की बात नहीं, मास एम रेडियस आर। तो इसी सेंटर पे सारे मास को मान लो, सारे मास को यहाँ पे सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लो, तो यहाँ पे फील्ड आ जाएगा तुम्हारा जी एम बटा स्मॉल आर स्क्वायर, पॉइंट मास की तरफ। देखो के क्यू आर बाई आर स्क्वायर नहीं है वो, हाँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्फीयर के लिए तो सही है, तो बाहर अगर निकालोगे तो यही आएगा। सरफेस पर आएगा जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर में कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस कैपिटल आर से छोटा, इनसाइड निकालोगे तो आएगा के जी एम स्मॉल आर बटा कैपिटल आर। सिंपल। देखो वो क्या है, के क्यू स्मॉल आर, अच्छा के और जी दोनों लिख दिया, सॉरी, ये बटा है के क्यू जी एम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की। देखो कैपिटल आर क्यू से कैपिटल आर क्यू, ये के क्यू, ये जी एम स्मॉल आर से स्मॉल आर। बताइए अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा हुआ है तो मजा आ गया कि नहीं? तो एकदम सेम है ये तो। हाँ अब यहां पे जब तुम ग्राफ बनाए थे तो कैसा ग्राफ बनाए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। तो अंदर में जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और इसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ घट गया था। वही चीज तुम यहां लगाओगे तो आई वर्सेस आर का ग्राफ तुम्हारा कैसा बनेगा? सर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा पहले तो, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बाहर में आउटसाइड अगर देखोगे तो आउटसाइड तो ये है ना, जब स्मॉल आर तुम्हारा कैपिटल आर से बड़ा है, यहां पे निकाला तुमने, यहां पे आउटसाइड, तो आउटसाइड देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, और इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। देखो इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एकदम सेम टू सेम पैटर्न से ये बनता है। ठीक है, डेरिवेशन कर लोगे 1 सेकंड के लिए, मैं तुम्हारा ड्राइव भी करा दूंगा, लेकिन तुम्हें ये चीज याद रखना है। चल मैं ड्राइव भी करा दूं। बाहर वाला तो बहुत आसान है समझना, कैसे? इस स्फीयर का सारा मास सेंटर पे मान के बाहर में कहीं फोर्स लिखोगे तो सारा मास सेंटर पे मान के बाहर में फील्ड आएगा, लेकिन अंदर वाला मैं ड्राइव कर देता हूं। डेरिवेशन ऑप्शनल है। देखो ये स्फीयर है, हाँ सर, ये जो स्फीयर मैंने लिया है इसका मास है कैपिटल आर और रेडियस है, मास है एम और रेडियस है कैपिटल आर। तो इसकी डेंसिटी में क्या लिख सकते हो? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डेंसिटी आप लिख सकते हो मास बटा वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। ये लिख लोगे क्या? हाँ सर लिख लेंगे। अब यहां से अगर तुम स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके यहां फील्ड निकालना चाहते हो तो मैंने क्या बोला था? मैंने तुमसे यही बोली थी कि जितना मास इनक्लोजेस है अंदर में वो तो तुम्हारा सॉलिड स्फीयर की तरह यहां फील्ड देगा, अगर मान लो अंदर में मास एम डैश आया तो, और बाहर वाला स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो स्फीयर की तरह बाहर वाले की वजह से इस पर इफेक्ट नहीं है। इस पॉइंट पे अगर मैं फील्ड निकालना चाहता हूं तो इस एम डैश को सेंटर पे मानूंगा, तो जी एम डैश बटा आर स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? सिंपल है ना, सरफेस पर जैसे लिखते वैसे लिखेंगे। अब एम डैश की वैल्यू कितनी होगी? एम डैश होगा अंदर में कितना मास है, मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म है तो यही निकाला हमने, एम बटा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू वॉल्यूम। इसका क्या हो जाएगा? तो स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर है तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू, 4/3 पाई से 4/3 पाई कटेगा तो एम डैश आ गया कैपिटल एम स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। रख दो यहां पर जी एम डैश की वैल्यू बोलो एम स्मॉल आर क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर क्यू। तो आई बराबर आ जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा आर, जी एम स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यू। अंदर में इनसाइड प्रूफ कर दिया। ये ऑप्शनल था, पैटर्न आप देखो यहां समझ लो कैसे आया है, लेकिन जब सवाल करने जाओगे तो आपको ये याद रहना चाहिए। और क्यों याद रहना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, सेम है, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ग्रेविटेशनल फील्ड भी वैसा ही आया है, तो इसको आपको याद तो रखना ही पड़ेगा ना गुरु, याद तो रखना ही पड़ेगा। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फीयर एंड पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फीयर ऑन पॉइंट मास, ऑन पॉइंट मास, मान लो ये ग्रेविटेशनल सॉरी ये सॉलिड स्फीयर है, क्या है? सॉलिड स्फीयर है। इस सॉलिड स्फीयर के
मास एम रेडियस आर, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई एम मास यहां रख दो, मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स लिखना है। सर तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो। हाँ, स्फेयर के लिए वैसे भी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड होता है, लगा सकते हैं। इस पूरे मास के स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी हो, सुनो ध्यान से सुनो, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी हो, पूरे मास को आप सेंटर पे मान सकते हो। स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन जहां भी हो, पूरे मास को तुम सेंटर पे मान सकते हो। चलो मान लेते हैं, तो पूरा मास कैपिटल एम सेंटर पे मान लेते हैं। तो पूरा मास कैपिटल एम हमने सेंटर पे मान लिया, तो फोर्स बराबर आएगा जी पूरा मास एम इंटू ये स्मॉल एम बटा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया, ठीक है। अच्छा सर फोर्स तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना सर, एम आई। हाँ बताओ, ये मास एम और यहां पे आई की वैल्यू कितनी होगी, तो पूरा मास सेंटर पे माने तो जी मास कितना है कैपिटल एम और ये डिस्टेंस स्मॉल आर बाहर में आर का होल स्क्वायर। लो भाई इन दोनों को कंपेयर करना जरा, जी एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, जी एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर, देखो मैच कर गया कि नहीं। हाँ सर ये तो सही है। हाँ उल्टा प्रूफ कर दिया, सुनो ध्यान से। हॉलो स्फीयर पूरा रिवाइज करा देता हूं। हॉलो स्फीयर अगर बात हो हॉलो स्फीयर की, तो हॉलो स्फीयर के अंदर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो, क्योंकि कोई भी मास इनक्लोज नहीं हुआ, अंदर में हर जगह आई जीरो रहेगा। देखो सेंटर पे और अंदर में हर जगह आई क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सरफेस पर यहां पर जाओगे तो पूरे मास को सेंटर पे मान के फील्ड लिख सकते हो, तो पॉइंट मास की तरह पूरा मास सेंटर पे मानोगे तो जीएम बाई आर स्क्वायर। बाहर कहीं फील्ड लिखोगे तो इस पूरे मास को सेंटर मानोगे, जीएम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे कैपिटल आर क्यों, क्योंकि सरफेस रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। बाहर में स्मॉल आर क्यों, क्योंकि सेंटर पर मास मानोगे तो बाहर में डिस्टेंस सेंटर से स्मॉल आर। क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब यहां पर देखो, इस पूरे चार्ज को सेंटर पर मान के तुम बाहर में फील्ड लिखते हो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर आता है, अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। एकदम डिट्टो कॉपी हुआ है। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्फीयर की, तो सॉलिड स्फीयर में वही होगा ना बेटा। सर क्या, देखो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर में कहीं फील्ड निकाल रहे, तो पूरे चार्ज को सेंटर पे मान के आर डिस्टेंस पे लिखो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे तो के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस से आ रहा है, अंदर में बस यहां लिखने के लिए ये देखो के क्यू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू। तो क्या अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ अब ये ग्राफ तुमको नहीं समझ में आता तो फिर से समझाता हूं। देख अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो सबसे पहले सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अंदर में ये फॉर्मूला सही है, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे फील्ड निकाल रहे हो, आर को तुम जीरो रखोगे, फील्ड जीरो। यहां पर देखो के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू, के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू कांस्टेंट है और ये इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। हाँ बाहर में जाओगे तो ये फॉर्मूला सही है, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर नीचे, यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर है, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर में आर स्क्वायर नीचे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये ग्राफ बेसिक मैथ में बताया, वही यहाँ पे कॉपी हुआ है, वही यहाँ पे कॉपी हुआ है, वही यहाँ पे कॉपी हुआ है। चलो मैं फिर से बता दूं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। हॉलो स्फीयर के अंदर में फील्ड क्या होगा, जीरो, सेंटर पे क्या होगा, जीरो, अंदर में हर जगह क्या होगा, जीरो। तो इसका ग्राफ बनाएंगे आई वर्सेस आर का, तो अंदर में हर जगह फील्ड जीरो है। सरफेस पर फील्ड लिखेंगे तो सारे मास को सेंटर पे मान के जी एम बाई आर स्क्वायर लिखेंगे सरफेस पर, और यहां पे कहीं भी आउटसाइड लिखोगे तो सारे मास को सेंटर पे मान के सेंटर से डिस्टेंस लोगे आर, तो फील्ड हो जाएगा जी स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। क्लियर है, हाँ सर। सॉलिड स्फीयर लोगे तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है कि पूरे मास को तुम सेंटर पर मान के बाहर में कहीं फील्ड लिखोगे तो आई बराबर जी एम बटा सेंटर पर मास मान लिया, पूरा मास आर रेडियस के स्फीयर के पूरा मास सेंटर मान लिया, यहां से डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर। सरफेस पर कितना आएगा सर, सरफेस पर आएगा जी एम बटा कैपिटल आर स्क्वायर, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो। कहीं अंदर में स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहाँ क्या आएगा, तो कहीं अंदर में स्मॉल आर पे आएगा जी एम स्मॉल आर बटा कैपिटल आर क्यूब। लो भाई क्लियर है, अब तो समझ में आ गया। हाँ अब मैं तुमसे ये पूछूं अगर कि सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे बाहर में एम नॉट मास रखा, इस दोनों के बीच में फोर्स बताओ। तुम ऐसे ही बोल सकते हो कि पूरे मास को सेंटर पे मान के हम बाहर डिस्टेंस ले। पूरे मास को सेंटर पे कब मानते हैं, जब सरफेस पे और बाहर में एनालिसिस करोगे तब। अंदर में पूरे मास को सेंटर पे नहीं मानेंगे। अगर ये हॉलो स्फीयर है तो अंदर में फील्ड जीरो, बाहर निकालने के लिए पूरे मास को सेंटर पे मानेंगे। मैंने बहुत बार रिवीज बोल दिया, सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट में भी लगता है, सेम कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट में लगता है। तो पूरे मास को सेंटर पे मानोगे बाहर एनालिसिस करने के लिए, तो पूरा मास सेंटर पे कैपिटल एम, फोर्स लिखोगे तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर। बताओ समझ में आई ये चीज।
हाँ सर, एकदम क्लियर, अच्छे समझ में आ गया। अब सुनो ध्यान से, क्या अब है नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैं ऐसे तुम्हें बोलूं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पहले ही पढ़ा चुका हूं, तुमको कैसा लगे? सर कहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से बहुत सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें पहले पढ़ा चुका हूं। सर कब? अभी अभी। सर मजाक मत करो, आई ही तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ। तो कैसे? तो ये जानने के लिए डाउनलोड करें सीखो ऐप। तो चलो, तो इतना तक पहले कर लो, फिर आधे घंटे का लेक्चर में और आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा आज ही। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा अभी, बहुत अजीब सा हेडेक हो रहा है, तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए और आपको एकदम सेम टू सेम चीजें लगेंगी, बिल्कुल अलग नहीं लगेगी। तो यहां तक पढ़ लीजिए और मैं आज ही आपके लिए आधे घंटे का लेक्चर अपलोड करूंगा, पूरी एनर्जी से रिकॉर्ड करूंगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आपको नया कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहां तक लेक्चर देख लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है बेटा, चलिए।